नहीं होगी। वैसे आवाज ठीक आ रही है क्या? क्यों ब्लूटूथ मेरा बीच में खराब हो गया था, ये कट 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 ठीक के आ तो रही है नहीं आ आवाज, रही है? ठीक आ रही है। नहीं नहीं, सही आ रही है। क्यों पिछली बार ऐसा हुआ तो मेरे को निकालना पड़ा फिर ब्लूटूथ। तो अब कोई प्रकाश और कौन जुड़ेगा? तो मैं वो कोई किसी को फोन किया या लोग कुछ याद ही नहीं रखते हैं ना? मैंने देखो फोन तो किया था, मैसेज भी मैंने अभी वापस डाल दिया है किस किस सबको, को, ठीक है जैसे ना। दो तीन किस लोगों को किस कॉल करके बोला था मैंने, जो मतलब इस पे काम कर रहे हैं, रेगुलर बोल रहे हैं उनको। किस किस को जैसे? एक तो है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं, वकील है। हाँ हाँ। और एक मतलब क्या कहते हैं, आरपी विशाल है, वो है मेघाल वहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, और उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। वो काफी इसको मतलब क्या कहते हैं, उठाते हैं मुद्दे को। और एक है अनिरुद्ध को भेजा था, महावीर वगैरह इनको भेजा था। चलो देखो जुड़ते हैं तो ठीक है, वरना अपने जितने भी हैं उसको कम से कम 6 तारीख को आए तो हमें एक थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन और थोड़ा माइंड सेटअप हो, तो हम कुछ बातें करके और फिर इसका देखो रिकॉर्डिंग की कोशिश कर रहा हूं मैं। फिर अपने इसको सोशल मीडिया पे भेजना सवाल बना के कि इन सवालों के जवाब ये लोग दें कि क्या इस आयोग के गठन से हमें कुछ ऐसा विशेष कोई फायदा हुआ, उसका हम करें, और आयोग के कर्तव्य वगैरह क्या, इसको भी थोड़ा हम ले लेंगे। चलो बाकी लोग जुड़े, तो हमारा सेशन शुरू हो करने की बात है। मैं सबसे पहले ये कर दूं कि कर्तव्य वगैरह का जब टॉपिक हम लेते हैं तो 102वां संविधान का जो संशोधन किया गया इन्होंने 2018 में, इन्होंने 338 को अमेंड किया, और 338 में एक्चुअली SC ST का कॉमन था, इसलिए इनको बाहर निकाल करके दिया कि भाई इनके लिए ये जो है अलग होगा। फिर 338 भी जोड़ी इन्होंने, जिसके अंदर का नेशनल NCBC जुड़ेगा, ठीक है। फिर इन्होंने पोस्टें निकाल दी, चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, 3 सदस्य दूर से होंगे, वो राष्ट्रपति लगाएगा इनको। तो फिर इन्होंने वाइस चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होगा। फिर चौथा पॉइंट इनका था कि कमीशन हैव टू पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, खुद का प्रोसीजर के लिए वो पावर होगा। बाद में मैंने ड्यूटी 5वें नंबर जो है इनका, जो ये बना है संविधान संशोधन का 5वां भाग जो है वो, उसमें ड्यूटी दी है। तो ड्यूटी में हमारे लिए जो सवाल बन रहे हैं वो मैं केंद्रित कर रहा हूं। पहली ड्यूटी इन्होंने दी है कि भाई ये जो आयोग होगा वो सेफ गार्ड जो है प्रोवाइड करेगा। सेफ गार्ड की अपन ने स्टडी की थी, तो या तो हम लिस्ट बनाएं कि इनके लिए कौन कौन से सेफ गार्ड हैं, OBC के लिए, SC ST के लिए, तो सेफ गार्ड की लिस्ट बन जाए हमारे पास में। एक तो ये हो, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर रिलेटिंग टू द सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और under any other law for the time being in force or under any order of government and evaluate the working of the safeguard। safeguard को बताना और उनको evaluate करना, ये काम हो गया इनका एक तो NCBC का। दूसरा काम ये है कि safeguard से deprivation नहीं हो, किसी को अधिकारों से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखेगा ये का। तीसरा इनका था कि तीसरा बड़ा विशेष है जिसके लिए इन्होंने ये फाइनेंस वाला भी खोला है। ये तो 338B का पार्ट जो 2 3 करके है, उसके अंदर तीसरा जो C पार्ट है सोशियो एजुकेशन था, जिसके जगह सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये लोग जो है प्रोग्रेस करने के लिए काम करेंगे। टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइस ऑन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज जो है उनके लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए तो ये सवाल पूछेंगे कि भाई आप इसमें बता दीजिए C में आपके पास क्या कोटा है, वो लिस्ट दे दो हमें,
सेफ गार्ड की लिस्ट दे दो, ये लिस्ट दे दो, इसमें हम वंचित कर रहे हो उसके लिए नॉट सूटेबल फाउंड का वाला वो बता देंगे हम कि भाई ये बात आई। और फिर रिपोर्ट पेश करेगा ये सालाना, एनुअली, सेफ गार्ड के मामले में लेते हुए, और रिपोर्ट देगा कि जो सेफ गार्ड हमने दिए थे उन सेफ गार्ड के ऊपर हमारी ये रिपोर्ट है, इतना इतना हमने इनका भला कर दिया है। ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए कि भाई सेफ गार्ड कौन कौन से हैं, क्या क्या एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने, SC ST की अपन ने पढ़ी थी तो उन्होंने कॉमन ही है, जो लोगों के लिए जनरल थी उसको इन्होंने इनके खाते में डाल के कह दिया इनके लिए हमें भला किया। अलग से कोई सेफ गार्ड है उसके लिए कोई काम किया हो जो इकोनॉमिक और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो, तो उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ हमें नजर आया नहीं थी। बहुत बड़ा रिपोर्ट थी लेकिन ऐसी नजर आई नहीं। फिर इनका ये था कि वेलफेयर के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इन क्लासों के लिए जो है इनके मेजर्स बनाएंगे, टू मेक इन सच रिपोर्ट ऑफ द रिकमेंडेशन एज द मेजर्स दे शुड बी टेकन बाय द यूनियन और स्टेट ऑफ द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड और एनी अदर मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज, इनके लिए ध्यान रखेगा, ये पूरा इसकी जिम्मेदारी है मतलब। फिर है टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन ऑफ रिलेशन टू द प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, तीन बातें करेगा ये, एंड एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का करेगा। फिर छठा है, पांच तो ये हो गई, छठी जो बात है वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट बिफोर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर लाएगा ये चीजें रिकमेंड करेगा। सातवां है स्टेट गवर्नमेंट को कंसर्न होगा उनकी कॉपी देगा, उनको बाध्य करेगा कि आप भी ये काम करो, इनकी भलाई करो भाई। और आठवां है इन्वेस्टिगेशन का, जिसके लिए ये समन वगैरह बना के कोर्ट के रूप में काम कर पाएगा, यानी समन बना भेज सकेगा, डिस्कवरी एंड प्रोजेक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट कर सकेगा, एविडेंस और एफिडेविट ले सकेगा, पब्लिक रिकॉर्ड ले सकेगा, रूल बनाएगा, ये करेंगे। नम्मा जो है उन्होंने दिया था, यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट सेल सोशली और एजुकेशनली के लिए मेजर पॉलिसी बढ़ाएगा। 43A के अंदर जोड़ा है राज्यपाल का, और वो पावर लेने की बात थी कि हम कब्जा ले लेते हैं ये करके। कुल मिला के इनकी जो ड्यूटीज है उस ड्यूटीज को हमने, इनके कर्तव्य क्या है क्या नहीं है, पहला हमने जो सोचा था इसके अंदर हम इन बात, कर्तव्य क्या है, गठन क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, कौन चेयरमैन होगा, कैसे क्या होगा, ये बातें सारी हमने इन बातों के अंदर देखी कि भाई क्या है। वार्षिक प्रतिवेदन इनको देना, इसके मामले में भी हमारा केंद्र बिंदु रहेगा कि तुम्हारे प्रतिवेदन में ये कमी है। वित्त पोषण के मामले में भी हमें ये ध्यान रखने की एक पिछड़े वर्ग के लिए अलग से कोई बैंक का ब्याज की भी थोड़ी छूट है, और इनको प्राथमिकता है, तो कितने लोन हुए क्या हुए वो अपने डेटा मांगेंगे अपने इस बात में। और नौकरी के अंदर नॉट फाउंड सुटेबल के अंदर तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है, आपने किसी आदमी को नॉट फाउंड सुटेबल लिख करके आउट कर दिया, उस वो लाइन में खड़ा था, ओबीसी की लाइन में खड़ा था, उसको बाहर निकाल के उस लाइन पे किसी और को नाक दिया, लिख दिया नॉट फाउंड सुटेबल, आप सुटेबल नहीं हो। ये बातें जो है हमें मोटी मोटी सी हमें डिस्कशन करने की बात है। अब मेरे साथ अनूप जी, क्योंकि इनको जाना है, वो कोई एक में, और वो बिजी भी है, उन्होंने 15-20 मिनट कहा था, तब तक साथी दूर से जुड़े। तो अनूप जी मुझे हमारा केंद्र बिंदु और फोकस पॉइंट क्यों है, क्यों हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मुख्य रूप से बताया मैंने कि ये आए उसके पहले हमारे सवाल तैयार रहे, और सवालों के पहले हमें पूछने के लिए हमें अपना नॉलेज ध्यान रहे कि भाई हमें करना क्या, इसमें क्या है। ये कोई बात है फैलाने वाला काम है या एक फॉर्मेलिटी है कि ठीक है उनके खुला वैसे ही खुल गया। तो इस पे आप अपने 10-15 मिनट में जो बात कह पाए, फिर मैं बाकी साथी हम अपने लेवल पे डिस्कशन करें। जिंदाबाद साथियों, मैं आपको 2-3 बात ये आपसे कहूंगा कि ओबीसी वर्ग का जन्म की वो की अवधारणा कहाँ से शुरू हुई। जिस व्यक्ति को ये लोग गाली बकते हैं, जॉन मैकाले, उसने आर्टिकल 11 के द्वारा, अध्यादेश 11 के द्वारा भूमि जोत कानून लागू किया था, जिसने जितनी भूमि जोती उसका उतना हक, उसका वहां से ओबीसी वर्ग खड़ा होता है और किसान वर्ग खड़ा होता है।
जिसको कि आरएसएस और उसके साथियां गाली बकते हैं और कहते हैं जॉन मैकाले ने देश को बर्बाद कर दिया, उसकी शिक्षा पद्धति को खराब कर दिया। तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि जॉन मैकाले से हम ओबीसी वर्ग का जन्म होता है हमारा। उसके बाद में भीमराव अंबेडकर ने और महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 340, 341, 342 के लिए लड़ाई लड़ी, उसको शामिल किया। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये अधिकार मिला, आज उस अधिकार के को ही ये आज बहुत शातिर रूप से भंग करने पर आ रहे हैं, जिसके लिए इन्हें बहुत ही चालाकी से ईडब्ल्यूएस लाए, जो जिसका संविधान में कोई अधिकार नहीं है। और दूसरा ये लेकर आए हैं समान नागरिकता कानून। समान नागरिकता कानून को के द्वारा ये हम ही सभी को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हमारे आरक्षण के, उनको समाप्त करके ईडब्ल्यूएस के तहत इनको लाना चाहते हैं। ईडब्ल्यूएस की जो उनकी परिभाषा है, उसको पर कोई भी कार्य एक स्पष्ट नहीं करता। जैसा अभी हनुमान जी ने बताया कि नॉट सुटेबल करके हम ओबीसी को बाहर कर देते हैं, तो ईडब्ल्यूएस के द्वारा ओबीसी के और एससी एसटी की सारी नौकरियां दोबारा से ये समान नागरिकता कानून के तहत उसको गवर्न कर जाएंगे और हम दोबारा से मुख्य धारा से पिछड़ जाएंगे। इस बात को समझने की हमारे लिए आवश्यकता है कि जब से ओबीसी वर्ग मुख्य धारा में शामिल हुआ है, तब से भारत के आर्थिक विकास की दर है तो 4 से लेकर 12 तक पहुंची है। तो ये बातें ये अपने रूप से कहते स्वीकार नहीं करते। और जो ये रोहिणा आयोग की बात जो हनुमान चौधरी जी कह रहे हैं, ये मात्र दिखावा है, क्योंकि जब तक वो 2011 की और 2020 की जो जन ओबीसी जनगणना है, वो 2011 की जनगणना को ये जाहिर करें और 2020 की जनगणना को करवाएं। जब तक ये दो काम नहीं हो जाते, जब इस आयोग के पास कोई डाटा नहीं है, तो किस आधार पे वो ओबीसी का चयन करेगा। एससी एसटी का जो मामला है, उसमें उनको सीधा लाभ मिल जाता है, क्योंकि ग्रेड 1, ग्रेड ए और ग्रेड बी के अंदर उनके काफी साथी वहां मौजूद हैं। लेकिन हमको यह जानना बहुत जरूरी है कि ओबीसी का अभी भी ग्रेड ए और ग्रेड बी के अंदर प्रतिशत बहुत बहुत कम है। तो जो भी आपसे पूछने आए वहां पर, ये अपना चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे आपकी जाति का वो आधार पे वो व्यक्ति आए, उसको स्पष्ट रूप से कहिए कि भैया हमारे तू प्रति जनसंख्या बता और जनसंख्या का हमारे हिस्सेदारी बता। हनुमान जी, मैं ज्यादा समय नहीं ले पाऊंगा, अब मुझे जाना होगा। ठीक है सर। सवाल कुछ प्रकाश एक सवाल पूछना चाह रहा था बीच में, तो प्रकाश अपना सवाल रखो, फिर इनका कोई फंदरल में जाना है। आप क्या सवाल पूछना चाह रहे थे? तुरंत आप सवाल पूछो, आप एक जवाब दे जाओ, हाँ फिर अपना। हाँ, मैं ये सवाल पूछ रहा था कि जैसे आपने कहा भाई मतलब ये जो यूसीसी वाला बात बोली है ना, कि यूसीसी के अंदर यूसीसी का जब भी कानून पास होता है तो उसके बाद में मतलब क्या कहते हैं, एसटी एससी या ओबीसी के जो भी आरक्षण से संबंधित धाराएं हैं उनके कोई मायने नहीं रहेंगे। तो जहाँ तक मैंने है ना, मतलब क्या कहते हैं, जो नितिन मेश्राम है उनसे इस मुद्दे पे बात की थी, तो वो तो उल्टा मतलब इसके आपका जो स्टेटमेंट है इसके विपरीत बातें बता रहे हैं कि नहीं, इससे तो कोई यूसीसी तो उल्टा मतलब क्या कहते हैं फायदेमंद होगा एससी एसटी और ओबीसी के लिए। मित्र, आप इस बात को समझिए कि आर्टिकल 340 ओबीसी, आर्टिकल 341 एससी, आर्टिकल 342 एसटी, इनका हमने प्रोविजन क्यों रखा? उसके लिए आपको संविधान की बहस जो हुई थी उस टाइम, उसको पढ़ना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम आर्थिक और शैक्षिक रूप से और इनसे पिछड़े हुए हैं। अब भी हमारे मौलिक रूप से हम इनके बराबरी नहीं कर पाते। तो जब समान नागरिकता कानून आ जाएगा, तो नागरिक जब हम समान हो जाएंगे, तो 340, 341, 342 बेमानी हो जाएगा। इस बात को ये गुमराह कर रहे हैं, लेकिन हमने इस बात को बार बार उठाकर इनको बैकफुट पे ले आए हैं हम, जिस कारण से ये वो सरकार तो उसको लाने को तैयार नहीं है, लेकिन इनने बहुत शातिर रूप से किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा राज्यसभा में ये प्रस्ताव तो रखवा दिया। इसका ये उपयोग कभी भी कर सकते हैं। ये अगर 2024 में ये जीते, तो ये बात मान का चलना कि इनका दुश्मन मुसलमान नहीं, इनका दुश्मन आरक्षण है। ये एससी एसटी ओबीसी के जो प्रावधान है,
उनको खत्म करना चाहते हैं। मुसलमान की तो अब भी सरकारी नौकरी में प्रतिशत 2 से 4% ही है। ओबीसी का ही आंदोलन था जिसके में ये लोग ने अपने आप में आत्मदाह तक करने पे आ गए थे, और उसी के कारण से राम मंदिर आंदोलन खड़ा हुआ, और हमारा हिंदूकरण किया जा रहा है। ओबीसी को लेकर ये लोग डरे हुए हैं कि ओबीसी वो कास्ट थी जिसने जमीन पर हक लेने के बाद में इन जितनी भी तमाम ब्राह्मणवादी ताकतों को गांव के अंदर दबाया था और इनसे सत्ता का हस्तांतरण करवाया था। इनके लिए आपको इतिहास की कुछ बातों को पढ़ना पड़ेगा कि गांव से शहर डेवलप कैसे हुए, कि इनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो ओबीसी है। ओबीसी ही सत्ता की मांग करता है। एससी और एसटी मूल रूप से सत्ता की मांग नहीं करते, वो तो मात्र छोटी मोटी हिस्सेदारी, और ओबीसी पूर्ण सत्ता की बात करता है। और इस बात को समझने के लिए इतना और कहूंगा, जिस कांग्रेस सरकार को ब्राह्मणवादी शक्तियों ने 2009 के अंदर 207 सीट दी, और वो 2014 में उसको दोबारा से नीचे ले आते हैं, उसको 44 पे ले आते हैं, तो वो कारण था मात्र 2011 की जनगणना, ओबीसी की जनगणना जो राहुल गांधी ने कराई। इसी कारण से उपभोक्ता राहुल गांधी को पप्पू कहा गया, और उसको ये बताया गया कि तो ओबीसी वर्ग तो तुम्हारे साथ है नहीं, और आप इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमको इस बात को बार बार प्रचारित करना पड़ेगा कि हमें इसका समय नहीं दे पाऊंगा, साथ ही आगे सर, है ना। हाँ, चलो ठीक है, आप जाओ, मैं डिस्कशन कर। इसमें ठीक देखो, है सर। राज्यसभा में जब ये बिल पेश हुआ था तो सुना, स्कोर बहुत अल्लाह हुआ राज्यसभा में। किरोड़ी मीणा ने जब ये बिल पेश किया यूसीसी का, और ये प्राइवेट है बिल, वैसे कोई कानून के रूप में नहीं है, प्राइवेट बिल है, प्राइवेट बिल के ही पास होते हैं। तो शुक्रवार के दिन ये पेश होता है, तो हमारे पास में एक जॉब और खुल गया, रोहिणी आयोग के साथ में एक काम और खुल गया कि किरोड़ी मीणा ने कौन सा बिल पेश किया। बिल प्राइवेट बिल था वो, किरोड़ी मीणा का यूसीसी के नाम से था, और किरोड़ी ने पेश किया, और बहुत हल्ला हुआ, और कांग्रेस और इन्होंने बोयकॉट किया इसको, और वो बिल रख दिया गया, और बिल पे बहस भी हुई। लेकिन ये बात अब समझने वाली बात है कि क्या ये यूसीसी मुसलमानों के लिए है, हमारे के लिए है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। हमारे लिए यूं गड़बड़ होती है कि जैसे हमारी ब्याह शादियां हैं, तो हमारे यहाँ तो जैसे सपिंडा और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, मैंने भी एलएलबी की, तो मुझे एक समझ में नहीं आता कि जो जाट और सरदार और हमारी जो भी ये कास्ट है, कई ऐसी कास्ट है जो अपना नाता भी होता है, यानी भाई मर गया तो वो उसके घर में रखने के लिए उसके भाई के पीछे करने की बात भी हमारे इसमें है, हम लोग करते हैं। और हमारे यहाँ 4 जातियां टालने का है, लेकिन वहां पे सपिंडा का कंसेप्ट है। इनका जब ये मॉडल देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट का, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट पता नहीं किस माइंड सेट से बना हुआ है, उसके अंदर हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं इसको। हमारी शादियां जो है उसको आप जब एलएलबी के किसी किसी अच्छे जानकार को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जब डिस्कशन करोगे, तो यूं लगेगा कि यार ये हमारे लिए बना है या कौन सा कानून है। मैंने बहुत कोशिश की सपिंडा के मामले में, क्या होता है सपिंडा क्या नहीं है, पिंड दान करते हैं अपने उस हिसाब से। हमारे गुरुजी भी ब्राह्मण थे, उन्होंने कुछ ज्ञान हमें दिया, लेकिन मेरे ज्यादा पल्ले पड़ा नहीं, आज भी नहीं पड़ा हुआ। अभी फ्रैंक ये बात है कि मैं इन बातों पे अंदर मैं ज्यादा गहराई में गया, और मुझे बड़ा प्रश्न जरूर मेरे आज भी दिमाग में है कि हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट है, एक तो एक स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 और 1955, तो वो तो लव मैरिज का है, उसमें आप कर लो, इसमें ये कर लो। यानी ये कानून ही बड़े टिपिकल बना रखे हैं इन्होंने। भारत के अंदर जो कानून बने हुए हैं वो हमारे कुछ काश्तकारी कौमों से कुछ हटके है उसके अंदर कुछ बातें। क्यों, पंजाब हाईकोर्ट का एक फैसला था जब ये हिंदू मैरिज एक्ट के आया, प्रॉपर्टी की लड़ाई हुई, तो उन्होंने कहा देखो इनके यहाँ पे सिस्टम है, क्योंकि इनको क्या कस्टम के नाम पे माना गया। फिर हमारे जितने कानून है उनको कस्टम के सिस्टम के, भाई पंजाबियों में ये कस्टम है कि भाई की पत्नी यदि एक्सपायर हो जाती है तो वो देवर की चूड़ी पहन लेती है। हमारे यहाँ राजस्थान में चूड़ी कहते हैं, उनका वहां कुछ ऐसा है, यानी घर का घर में वो रिश्ता मेंटेन हो जाता है। यहाँ नहीं है, यहाँ आपको कुछ अलग तरीके की बात है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपका प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो ये जो कानून बड़े एबनॉर्मल कानून बने हुए हैं, जिन कानूनों को हमारे बुजुर्गों को लिया उससे बिल्कुल अलग है। अब ये जो बात आई, चलो वो ट्रैक से हम हट रहे हैं, उस बात को हम पढ़ेंगे।
अब ये 102 और 105 के ऊपर हम उड़ गए और हम बड़े नाच रहे हैं। तो मैंने जो बातें पढ़ी 102 पे इनकी सेफ गार्ड के लिए, तो कौन से सेफ गार्ड हमारे दिए गए हैं हमें पता तो होना चाहिए। तो बीजेपी की टीम कल से पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख गांवों में जाएगी। हम अपने हिसाब से शेडो कैबिनेट मान करके हम अपने आप को यूं मानते हैं कि भाई जो भी एक्शन होता है इस देश के अंदर, उस एक्शन का हम चिंतन करें, उसका विश्लेषण करें, एक जानकारी लोगों तक इस बात के लिए पहुंचाएं। जब ये लोग निकलेंगे, इस बात को कहने के लिए निकलेंगे, ओनली फॉर ओबीसी निकल रहे हैं, 120 मंत्री मिनिस्टर वगैरह सब निकलेंगे कल से, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं भी होगी। विशेष रूप से ये चुनाव आ रहे हैं राजस्थान हरियाणा और इनके अंदर, तो आखिर ये क्या कहेंगे, क्या वाकई कुछ किया इन्होंने ओबीसी के लिए? भाई चाहे कोई गवर्नमेंट हो, हम वो किसी की तारीफ के पुल नहीं बांध रहे, क्योंकि 75 साल हो गए, कांग्रेस आई चाहे बीजेपी आई, लेकिन ओबीसी ने धक्के ही खाए, चाहे कोई कमीशन बना चाहे कुछ भी हुआ। जब मैंने ये जब सुना एक स्पेस में, हमारे एक साथी थे, प्रोफेसर थे वो मेघालय में, और उन्होंने कहा कि ये एक नोट लगाते हैं, नोट फाउंड सुटेबल, यानी ओबीसी का कोई व्यक्ति लास्ट चयन प्रक्रिया में अंतिम पहुंच जाता है, सीट ओबीसी की है, वो अंतिम में पहुंच जाता है, उसको भी सिलेक्शन नहीं करने के लिए एक वर्ड एनएफएस के नाम से लिखते हैं, ये नोट फाउंड सुटेबल, और वो ऑड मैन आउट की तरह आउट करके वो सीट को दूसरे से भर देते हैं। ऐसी सैकड़ों हजारों सीट है, लोग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी गए, कोई फैसले नहीं आए, और चल रहा है ये भर्ती प्रक्रिया पैरेलल में इस हिसाब से चल रही है। इधर इनका ये लेटरल प्रोसीजर दूसरे तीसरे, तो भर्ती की लड़ाई तो अपनी जगह है, वो काफी कम भी हो गई, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मॉडल आ गया, तो इसके अंदर कोई भर्ती मुझे नहीं लगता कि हमें कोई बहुत कुछ ये देने करने वाले हैं। लेकिन ये राजनीति से वंचित करने का जो गोरखधंधा होगा, उस बाद में कहीं यूसीसी तो नहीं हमारे आड़े आएगी। जो यूनिवर्सल सिविल कोड जो बना रहे हैं, इसके ऊपर पढ़ने वाली बात है। फिर ये जो इस किरोड़ी ने जो बिल लिया है, तो उस बिल को थोड़ा देखने वाली बात भी है। जैसे ये कह गए, मान लो तो हमें कोई भी साथी हमें सचेत करता है, तो हमें उस बात के लिए ये भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष करता रहता है बंदा। तो मैंने कहा यार तू भी यहाँ तक बता क्या हम कर रहे हैं, क्या जवाब है। तो इसने कहा यार ये बात है। तो मैंने कहा भाई क्या बात को हम सुनेंगे तुम्हारी बात, और आपस में अपने लेवल पे भी डिस्कशन जो है उस पर करेंगे। तो प्रकाश अब तू क्या सोचता, तुम्हारे वो साथी जुड़े नहीं कोई हो तो उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं? तुम अपने इस केंद्रित पे हो जाओ कि इस पर यदि ये बिल होता है तो क्या क्या सोचते हैं हम कि क्या हो जाएगा उससे? भाई इससे तो कुछ होना जाना वो हमने देख लिया कि आयोग वायोग से तो कुछ आना जाना नहीं। ये तो ये हमें एक लॉलीपॉप झुंझुना पकड़ाया है जिसको लिए घूमेंगे, ये लोग आएंगे कल से प्रचार करेंगे, लेकिन इसके छदम छदम अंदर क्या है इस मसाला, कुछ ऐसा कुछ आइडिया है अपन लगा सकते हैं बेटे? तो कोई यार एक वो साथी जुड़े, उन्होंने अपनी बात कह के चले गए, तो दूसरा कोई आदमी या तो इसमें से कोई हो हैंड रेज करो तो कोई बात इस पे रखा न चाहे, वरना मैं प्रकाश को ही लूं। मेरे साथ में जैसे कोई मनीष और ये साथी जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों में से कोई बात इसको कह रहे हो कि भाई क्या हम इस ओबीसी का जो झुंझुना हमें पकड़ाया गया है उसमें कोई वाकई तंत्र है, या कौन सी छद्म राजनीति है, या कौन सा है? जैसे वो एक कह गए कि भाई ये जो यूनिवर्सल सिविल कोड का वो डाल रहे हैं तो उसके ऊपर हमारा इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको पढ़ने वाली बात है। क्योंकि एकदम मैं स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि हमने कुछ ऐसा इसमें किया नहीं। बहस जरूर तगड़ी हुई थी, बाइकाट हुआ था, अच्छा खासा रोड़ा हुआ। ये मैंने क्यों संसद पूरी सुनता हूँ इसलिए मेरे ध्यान में है, पूरा वो तारीख वाइज मैंने नोट भी कर रखा है। लेकिन मेरा सोच ये था कि प्राइवेट बिल है वो पास होगा, पास होते हैं प्राइवेट बिल, हो रखे हैं कई 14 बिल प्राइवेट आज तक हिंदुस्तान के, आज तक की आजादी के बाद में 14 बिल हैं जो प्राइवेट। यानी एक प्राइवेट बिल का मतलब ये होता है कि एक तो विधि विभाग से होकर के बिल आता हो, एक व्यक्ति विशेष का बिल हो, वो संसद में रख सकता है वहां ले जाए। जैसे आपने खुद ने एक बिल बनाया, जैसे अपन एमएसपी पे बना करके मैंने जो बना के दिया था वहां, तो उन्होंने तो रखा नहीं जयंत वगैरह ने, लेकिन एमएसपी पे हमने वरुण गांधी के बिल को और राजू सेठी के बिल को कंपाइल करके 4 पेज मैंने और उसमें जोड़ के और एक बिल बनाया था जो करीब 23 पेज का बिल था। हमारी इच्छा थी कि भाई ये एसकेएम के लोग आए हुए थे जयपुर, ये रखे वहां, लेकिन उन्होंने अपनी वो
आंख में डाल के ले गए और उसको कहीं पटक दिया। मेरी दर्शन पाल जी से भी हुई, मैंने कहा आप लोग जो इस बिल को ले होगा, हाँ इसको डिस्कशन करेंगे। मुद्दा उठा भी था लेकिन उसमें कोई बात नहीं। इसी प्रकार से ये बिल आया हुआ है। ये सरकार चाहती है कि प्राइवेट के नाम से हम पास करवा लें, ताकि कोई हा उल्ला भी नहीं हो, नाम भी नहीं चिपके किसी के, बीजेपी आरएसएस का भी नाम नहीं हो। और इस किरोड़ी को आगे कर रखा है इन्होंने, और राजस्थान से है। तो बोलो कोई साथी, एक्सपर्ट साथी कोई जुड़े नहीं। मैं एक, हाँ, अगर कोई बोलना चाहता है भाई तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं, है ना, जहां तक यूसीसी की बात है ना सर, उसमें हाँ मोटी दिक्कत ये है ना कि आज तक जितने भी भारत के अंदर कानून बने हैं वो गांव के लोगों को ध्यान में रखते हुए कोई भी कानून बना ही नहीं। और दूसरी बात कि अगर हम आज के हिंदू समाज को समझे ना, तो सीधी बात है, हिंदुओं के अंदर दो तरीके के लोग हैं। एक वो जो कबीलों के लोग हैं, और एक वो जो मतलब क्या कहते हैं, हिंदू वर्ण व्यवस्था के थ्रू मतलब क्या कहते हैं, जातियां बनी हैं वो। तो इन दोनों में डिफरेंसेस जो होते हैं, और मतलब ज्यादातर इंटेलेक्चुअल जो भी लोग होते हैं वो या तो मतलब क्या कहते हैं कबीलों को नहीं ले पाते हैं, जो एससी वगैरह के जितने भी इंटेलेक्चुअल है वो बंदे मतलब उस माइंड सेट से आते हैं कि अगर मान लो क्या कहते हैं हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि कबीले होते हैं, कबीले है जो, जैसे मतलब जाट हो गए, यादव हो गए, ये कबीलों के लोग हैं, गुजर हो गए, तो उनका माइंड सेट रहता है फिर मतलब क्या कहते हैं हमारे साथ में जो अत्याचार हो रहा है वो धुलमिल हो जाएगा। और दूसरी तरफ कबीलों का ये माइंड सेट रहता है कि अगर मान लो क्या कहते हैं हमने इस हिंदू व्यवस्था को एक्सेप्ट कर लिया, तो सीधी बात है कि पूरा का पूरा मनुवाद हमारे ऊपर प्रखर रूप से उभर के आएगा। तो जबकि ये मतलब क्या कहते हैं बिल्कुल ही अंडरस्टैंडिंग की बात है, हम समझ आपस में एक समझ विकसित करें ना, तो ये सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। और यूसीसी का सबसे मोटा मतलब नुकसान हमारे लिए ये है, जैसे आपने कहा कि भाई हिंदू कोड बिल बना हुआ है, वाकई में अगर हम देखें तो हिंदू कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो हमारी शादियां तक नहीं होती है। हम पैदा होने से लेके मरने तक कोई भी बात हिंदू कॉन्सेप्ट की नहीं मानते हैं। अपनी कौम की तो मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि जाटों के अंदर तो मैं हजार ऐसी चीजें बता सकता हूँ जो मतलब क्या कहते हैं हमें हिंदुओं से अलग बनाती है। और जो हिंदू जातियां हैं, आप इसको मतलब एक दिक्कत है कि भाई हम कबीलों और हिंदू जातियों को कैसे पहचाने, तो इसमें सिंपल सी एक ट्रिक है, जिसमें हिंदू जातियां है ना, हिंदू जातियों के अंदर उपजातियों के हिसाब से गैर बराबरी है। ठीक है ना, जैसे हम जाट है तो जाटों के अंदर, हाँ, शादी के अंदर ये कॉन्सेप्ट रहता है कि चार पांच जो और जेनेटिकली जातियां होती है उनको छोड़ के हम किसी भी जाति के साथ में शादी कर सकते हैं। और हमारे बीच में आपसी में कोई भी गोत्र हो उसके साथ में बैठ के खाना खाना, पानी पीना, रोटी पानी का मतलब क्या कहते हैं कोई भी गैर बराबरी नहीं है उसमें, न ही शादी के अंदर कोई गैर बराबरी है। लेकिन ये सेम चीज हम हिंदू कास्टों के ऊपर मतलब देखते हैं, जो हिंदुओं के अंदर से कास्टें बनी है, तो वहां पे ये चीज देखने को मिलती है कि उनके अंदर गैर बराबरी है अपनी उपजातियों के हिसाब से। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कुंभार है, विशेष तौर से कारीगर कौम है और एससी की कौम है, उनके अंदर ये चीजें मिलेगी आपको, यहाँ तक कि बाकायदा ब्राह्मणों के अंदर खुद के अंदर मिलेगी कि इनके शादी का कॉन्सेप्ट तक मतलब उस उपजातियों के हिसाब से होगा। और जैसे आपको मैं बता देता हूँ, ये मैंने कुंभारों का उदाहरण दिया, तो कुंभारों के अंदर चार प्रकार के कुंभार होते हैं। उसमें से जैसे एक हो गए मतलब क्या कहते हैं बोंडिया कुंभार हो गए, एक मुस्लिम कुंभार हो गए, एक हिंदू कुंभार हो गए। तो इनके आपस में एक दूसरे की शादी तो छोड़ो, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ में पानी तक नहीं पीते थे। आजकल भले ही थोड़ा बहुत ये हो गया कि मतलब एक दूसरे के साथ में खाना पीना शुरू हो गया, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि लिंगानुपात कम हुआ ना, उसकी वजह से आज के टाइम में बच्चों की शादी नहीं होती है, तो उस दिशा में समाज मुड़ गए। लेकिन आज भी ये चलो आपको धरातल पे मिल एक जाएगा। एक एक सवाल मैं प्रकाश, एक सवाल और मैं खड़ा कर रहा हूँ। जातिवाड़ा
ये कंसेप्ट तो आपने डाल दिया, कबीले की बात डाल दी, फूल कुमार जी को लेऊंगा इसके बीच में, मैं ये भी लेऊंगा। मैं एक बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूं कि ये जो कुछ भी बदलाव हो रहा है संसद में होता है, संसद को पावर है। अब एक बात है कि जाति के तहत हो रहा हो, तब तो 1947 में सोशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो भी थे उनको हम जोड़ बाकी कर रहे हैं। यानी हमारे पैरामीटर क्या है, सोशियली और एजुकेशनली नाप तोल है। यानी किसी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो तो ऊंचाई के अंदर इन्होंने इकोनॉमिकली की टांग बीच में डला के ईडब्ल्यूएस को घुसा दिया। यानी सोशियली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो दो जो पहले वाली है वो तो 1947 के अंदर हमने शेड्यूल बना ली। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है क्या, शेड्यूल ही तो बनाई है, सूची बनाई है। उस एक सूची में उनको फिट कर दिया, दूसरी में इनको कर दिया, बाकी बचे वो ओबीसी कहलाए, अदर बैकवर्ड कास्ट, वो यूं ही कह दिया अपन ने। बाकी है सारे बैकवर्ड के बैकवर्ड। अब ये सवाल ये बनता है कि इधर हमारे तो डाल दी इन्होंने क्रीमी लेयर को। भाई जब हमारे फोर फादर्स एजुकेशनली बैकवर्ड थे और हम सोशली बैकवर्ड थे, तब हम बैकवर्ड क्लास की श्रेणी में आए, तो आज की तारीख में हम अपलिफ्ट हो गए, तो वो सारे ही हुए, एससी एसटी भी हुई, हम भी हो गए, सारे भी अपलिफ्ट हो गए। तो इकोनॉमिक को जब टांग बीच में डलाई तो इसके मायने में हुआ कि वर्तमान की स्थिति देखी आपने इकोनॉमी का, 47 के बाद में 75 साल बाद में, जब आज इनके लिए तो नाप तोल जिनको 27% है ओबीसी जिनको कहा गया है, उनके लिए तो क्रीमी लेयर का फंडा, बाकी के क्रीमी लेयर नहीं है। ये एक सवाल खड़ा होता है कि भाई ये हम तीनों कॉमन थे, उनकी शेड्यूल बना दी दो अलग और हम तीन से बच के, बाकी जिसमें कुमार खाती तेली जाट जो भी लोग थे ये, बाकी वो उधर वाले बच गए। अब इनके अंदर क्रीमी लेयर कहां से पैदा हुआ और किन साथीरों ने क्रीमी लेयर शब्द इसमें डाला। अब क्रीमी लेयर डाल करके रोहिणी को डाल दिया कि कुछ जातियां इसके अंदर 27% वाले लोगों में है ना, कुछ जातियों ने मजे ले लिए हैं, जाटों ने ले लिए, यादवों ने ले लिए, तो बाकी को मजे आए नहीं 27 में, तो अब इनको मजा दिलाओ जी। तो उनका क्या करेंगे, उनको चुप कर दो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि जिन्होंने मजे ले लिए उनको आपने, ठीक है आपने वो झूला खा लिए, एक झूला था 4 चक्कर काटने थे, आपने काट लिए, 3 चक्कर तो काट लिए, 1 चक्कर अब इनको काटने दो आप इसमें। तो ये जो कहां से पैदा हो रहे हैं ये लोग आए हैं, तो हमारे सामने ये सवाल बड़े खड़े होते हैं कि यार ये कहां से लाए तुम, तो ये बता दो। ज्यादा से ज्यादा कदे ये कांग्रेस लाए, भाई कांग्रेस गई चूल्हे में, तुम गए बाढ़ में, हमें लेना देना नहीं। हमें बताओ कि ये आपने क्रीमी लेयर कहां से लाए। क्या मेरे पिताजी क्रीमी थे, और क्रीमी थे तो उस टाइम तो तुमने माने, मेरे पिताजी सोशली बैकवर्ड थे और मेरे पिताजी इसमें जो थे वो एजुकेशनली बैकवर्ड थे। अब मैं कलेक्टर बन गया तो उससे क्या मायना रहा। तो ये सारी बातें ये नई पैदा कर दी आज की तारीख में, किसके लिए, 27% कोटे के लिए, तो जो जिसको ओबीसी दिख के दिया नाम, बाकी के लिए किया नहीं। इनके लिए अलग से अब आयोग बना के आप हमें क्या दे रहे हो भाई, रोहिणी आयोग की फांस एक और लगा रहे हो। यूसीसी की फांस का तो अभी पूरा हम जब स्टडी करेंगे, कई लोगों के साथ में इंटरेक्शन होगा तब होगा। तो हाँ कुछ अरविंद जी आप कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए शॉर्ट में, फिर मैं फूल कुमार जी को लेता हूँ, वो भी उजमा में काम करते हैं, फिर अपने इस सेशन को इस तरह से बढ़ाएंगे। पहले फूल कुमार जी को ले लो, फिर आप पहले फूल कुमार नहीं नहीं, फूल कुमार जी को आने दो। आप अपनी बात को, जो मैंने बात कही उसमें कोई बात हो आपको जोड़नी हो, घटानी हो, या कोई विशेष बात हो तो आप कहो। देखो मैं बताऊं हम लोग है ना, हम लोगों को इनकी असली जड़ पकड़नी पड़ेगी। ये लोग क्या खेल खेल रहे हैं। इन्होंने रोहिणी आयोग वाली आपने अभी बात करी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, तो रोहिणी आयोग में ये कह रहे हैं कि ये, जैसे आपने भी बताया कि भाई ये वर्ग है, ये वर्ग बहुत ज्यादा मलाई खा गया। अरे भाई हम क्या मलाई खा गए, आज हिंदुस्तान में न्यायालय पे किसका कब्जा है। एक नंबर बात, हमारे कितने आदमी हैं न्यायालय में, हमारा 1.1% आदमी भी नहीं है, अगर ये बात करते हैं। दूसरी बात कि जो हायर एजुकेशन सेक्टर है, क्या उसमें हमारे आदमी है, हमारा वहां भी आदमी नहीं है। आप अरविंद जी ये है ना, ये रोहिणी आयोग ने डेटा दिए हैं, डेटाबेस बात की है ना, आपने कह दिया नहीं है, लेकिन वो कह रहा है ना। नहीं, या तो आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, मेरी बात को आप पकड़ो। आप ये डेटाबेस इन्होंने ये दिए हैं कि भैया ये जातियां सरपंच ज्यादा हैं, ठीक है, ये जातियां नौकरियों में आई ज्यादा है, ये नहीं आई है, परंतु ये साथ में वो कंपैरिजन भी तो होना चाहिए ना इसमें। हम इनके पीछे हम चलेंगे, हम हमारी
लड़ाई को खड़ा करेंगे कि भैया यहाँ खड़े हो, आप वहां खड़े नहीं होंगे, हम आपकी जगह, इनकी जगह कैसे खड़े रहेंगे। इसलिए हमारे को जनसंख्या जातिगत जनगणना वाली बात लानी पड़ेगी। हाँ, और जातिगत बस वो जनगणना बात में है। हमारे को जातिगत जनगणना में हमारे को गाँव की जनगणना अलग लानी पड़ेगी। बस 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 अलग लानी बात पड़ेगी। ये आ गई कि भाई आपने जो परसेंटेज निकाली है वो जाति बेस पे जनसंख्या नहीं है तो कैसे निकली। यहाँ क्या क्या कह रहा प्रकाश, कह दे फिर फूल कुमार जी लेते हैं, फिर वापिस अपने इसको डिस्कशन में हाँ, लाते हैं। मैं ना दो चीजें बोलना चाह रहा था। एक तो मतलब जैसे आपने कहा ना कि एजुकेशनली शब्द ये क्रीमी लेयर वाला शब्द कहाँ से डाला। पहली बात है, क्रीमी लेयर वाला शब्द कोई मतलब क्या कहते हैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट की तरफ से नहीं आया। ये अपने आप में मतलब असंवैधानिक शब्द है। और ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जब इंदिरा साहनी वाला केस हुआ था ना, तो उस टाइम डाला गया था। और मतलब संविधान के अंदर 2008 के अंदर डाला गया था। उससे पहले ये शब्द नहीं था कहीं पे भी। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर ये बात हुई थी कि अगर मतलब क्या कहते हैं आप आर्थिक मतलब क्या कहते हैं पिछड़े आयोग की रिपोर्ट मतलब बना रहे हो, पिछड़े आयोग के अंदर जातियों को निर्दिष्टित कर रहे हो, तो और फिर मतलब क्या कहते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो ब्राह्मण भी इसमें आने चाहिए। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर जब इस पे बहस छिड़ी तो लास्ट बात फाइनल बात ये निकल के आई थी कि जो भी सामाजिक रूप से हो या मतलब एजुकेशनली हो या आर्थिक रूप से पिछड़े हो, वो लोग कहीं ना कहीं मतलब जाति की वजह से पिछड़े हुए हैं। तो जाति को मेन आधार माना गया था मंडल कमीशन की रिपोर्ट में। और सेकंड बात, रोहिणी आयोग की बात रही तो रोहिणी आयोग ने पूरे डाटा नहीं निकाले। रोहिणी आयोग ने सिर्फ ओबीसी के ही डाटा निकाले हैं कि भाई ओबीसी के अंदर जो वो नौकरियां मिली है ना आज तक, वो मतलब क्या कहते हैं इन जातियों को, जैसे जाटों को बहुत हाँ ज्यादा एक हाँ, मतलब क्या कहते हैं। नौकरियों के सिवाय उसने सरपंचों को जोड़ लिया, जैसा अरविंद जी कह रहे हैं वो बात आई थी, हाँ मोटी सी हाँ बात ये की थी। हाँ, हाँ, इन्होंने क्या है कि मतलब ऐसे राजनीतिक नहीं है। बात, इन्होंने है ना, बात सवाल इन्होंने ऐसे नहीं सवाल ये निकाला नहीं। है कि इन्होंने ऐसे नहीं निकाला है कि भाई पूरे भारत के अंदर इन इन सेक्टरों के अंदर नौकरियां हैं और इन पदों पे ओबीसी के इतने लोग हैं। जब ये अरविंद जी की बात सही है कि अगर मतलब क्या कहते हैं हम भारत के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या बड़े ओहदे की नौकरियों की बात करें या बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर नौकरियों की बात करें तो वह ओबीसी की एक सीट नहीं है। 2016 के अंदर रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर और मतलब क्या कहते एक भी सीट नहीं थी बड़े इंस्टीट्यूट के ये अंदर। ये प्रकाश मौखिक नहीं चलता, हमें हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे। हम लोग जो काम कर रहे हैं ना वो सिर्फ एक मीटिंग में बैठ लिया अपन ने, कुछ भी डेटा दे दिए। हमें इस तरह के चेक पॉइंट ऐसे जो इनको मतलब जिसको वॉचडॉग कहते हैं ना, वो कंसेप्ट पे कुछ काम करना पड़ेगा। इसके हम क्या सिर्फ मीटिंग करके या हम इकट्ठे होकर के हम रिजल्ट नहीं ला सकते, हमें कुछ अलग से कुछ ऐसा करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा इन लोगों को कि ये यहाँ डेटा गलत है तुम्हारा, यहाँ ये गलत है। मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, क्या हम आज 2022 के आधार पर मानेंगे कि कौन सी कास्ट जो है सोशली बैकवर्ड है और कौन सी कास्ट जो है वो एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो आज एजुकेशन बढ़ गया, सोशली तो चलो हम जाट के जाट रह गए। अब आज आप क्यों नाप रहे हो, आज नाप रहे हो तो सभी का नापो, फिर नहीं नापो तो हमें केंद्र के 47 के अंदर पहले। तो इन्होंने स्पष्ट कर रखा है ना, केंद्र के अंदर तो कर रखा है कि भाई नए सिरे से मतलब क्या कहते हैं जातियों को निर्दिष्टित किया जाएगा केंद्र की सूची में। राज्य अपना देख ले, भले ही पहले वाली रखे या आपकी रखे। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि हम गलत फहमी में जी रहे हैं। हम मतलब किसी कुंभ वगैरह में ओबीसी की बात कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि केंद्र नहीं, में हम इनको जाट इनको कुछ नहीं, आएंगे या नहीं आएंगे। ये तो सिर्फ नाच कूद का मेला है। ठीक है, चलो हलचल कर रहे हैं, अच्छा है, हमारा उनके साथ में शुभकामनाएं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके इंटीरियर पॉइंट को ढूंढे। कुछ तो क्या ईगो पाल रखा हमने, कुछ ओबीसी को हमने क्या अपने लेवल पे, रोहिणी ने बांटा नहीं बांटा, हमने ही बांट लिया ओबीसी को। जाट जैसे अपने आप को, जैसे किसी ने सवाल कौन कह रहा था कि साहब वहां जाट इकट्ठे हो रहे हैं तो ओबीसी में क्या जाट एक ही है, बाकी ओबीसी है ही नहीं क्या, इनको ही बुला लेते। जब आप ओबीसी का एजेंडा ले रहे हो महाकुंभ के अंदर तो ओबीसी की सारी जातियां आ जाती, जाट झंडा लेके क्यों खड़े हैं इस बात के लिए।
तो लोग बात तो कहीं ना कहीं तो बात तो उठती है, लेकिन हम क्या ओबीसी के फंडामेंटल बात को नहीं समझ रहे कि हमारे साथ बहुत पहले अत्याचार हुए थे, इसलिए हमें अपलिफ्ट करने की जरूरत है। अब यदि आप कह रहे हो कि इतने लोग अपलिफ्ट हो गए, इतने नहीं हुए, तो जाति गणना कर दो और उनमें हमें निकाल दो भले। लेकिन आप न तो वो गणना कर रहे हो, न वो कर रहे हो, बात कह रहे हो पुरानी और नाप तोल कर रहे हो लोकल। जब फुट से मीटर कन्वर्ट हुआ, फुट पाउंड और ये सिस्टम था, उसको मीटर कन्वर्ट किया। आपने आज ओबीसी को तो मीटर में नाप रहे हो, बाकी को कोई फुट में नाप रहे हो। तो ये मेजरमेंट का कंसेप्ट फंडा नहीं है कि कौन से पैरामीटर हैं जिनके अंदर जातियां आई। अब संसद ने पिछला जो सेशन था, इसके अंदर 5 अमेंडमेंट किए, वो मैं डायरी लाया नहीं, लिखे हुए हैं। बहुत सारी जातियां जो शेड्यूल कास्ट की थी, उनको जो उस शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में थी, उनको शेड्यूल ट्राइब्स में डाल दिया। संविधान के तहत इनको पावर है, संसद ही पास करती है। अब हमें मान लो निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो हमारा वहीं जाकर के फैसला होगा संसद में। अब संसद में हमारे बंदे जो जितने भी हैं ओबीसी वर्ग के, वो लोग इस तरफ ध्यान ही देने को तैयार नहीं कि भाई ये ओबीसी का जो भी तुम्हारा बना है कमीशन, इसका कौन तो चेयरमैन बनेगा, कौन वाइस चेयरमैन बनेगा, उसमें तुम क्या रोल रखोगे, तुम्हारा क्या काम होगा वहां, ये काम करने को तैयार नहीं है। तो या तो हम इनको कह रहे हैं, जैसे ये बीजेपी वाले तो आएंगे, कल से शुरू हो जाएंगे हमें ज्ञान देने कि हमने न्याय कर दिया, तो इनमें हमारे लोग भी ओबीसी के होंगे, वही तो आएंगे ज्यादातर, तो जितने मंत्री वगैरह हैं। तो इनको सवाल या जवाब हमारे पास में होने चाहिए। तो फूल कुमार जी, अब आपने इतनी बड़ी हमारी इधर उधर के हाथ पांव मारे, इसमें आपका क्या व्यू पॉइंट बनता है? अपनी बात को बाकी लोकल लड़ाई है, आप फ्रांस में हो, लेकिन हम यहाँ की बातों को लोगों तक उजागर करके ले जाने की कोशिश करते हैं कि आप इस बातों को लीजिए और इनको उठाइए। आप ओबीसी के बन गए हो, चाहे ये अनुमान कह रहा है कि हम बाहर निकल गए कर गए, तो मुद्दा ओबीसी का है, उसके भी दे दे, संसद में जाके धमाल मचा दे। कल को आप यहाँ प्रचार करने आओगे, या हमारे जितने भी ओबीसी के बहुत सारे हैं, सांसद है, एमएलए है, एमपी है, मंत्री हैं, कई हैं, तो वो कैसे क्या होगा, वो हम आने के बाद में माइंड मेकअप करेंगे, लोगों तक बात पहुंचाएंगे। तो फूल कुमार जी, अपना व्यू पॉइंट रखिए। हाँ जी सर, नमस्कार आप सभी को। वैसे तो खैर मैं इस टॉपिक का कोई एक्सपर्ट तो हूँ ही, आप जानते ही हो। और बाकी ये है कि ये रिजर्वेशन का इस तरीके का मसला जो है, ये हमारे देश में ज़्यादा है, और सबसे बड़ी समस्या इसकी वर्णवाद की है। तो वर्णवाद के ऊपर अपने लोगों का जितना सर जुड़ेगा, उतना हम इस पे कामयाब हो पाएंगे। अन्यथा तो इनकी तो फिलोसफी रहती ही है, बेसिकली फिलोसफी है ही इनकी कि ये डिवाइड एंड रूल ही करते हैं। ये इनकी एक और अलग थ्योरी है। डिवाइड एंड रूल तो बहुत सिंपल और बहुत ही फेवरेबल वर्ड है इनके लिए। नहीं, ये डिवाइड एंड रूल में भ्रम डालते हैं, भ्रम, बहम। और जो बहम में कोई पड़ गया किसी के, वो अपने बहम से सुलट ले, उसके लिए वही बहुत ज़्यादा है। वो बाकी समाज के लिए सर जोड़ के क्या कर लेगा, वो तो बहुत दूर की बात है। तो असली बात यह है कि इन चीज़ों के साथ साथ जो ओबीसी जातियां कह लीजिए, जातियों के लेवल पे इतना बड़ा वैमनस्य नहीं है जितना बड़ा वर्णवाद के लेवल पे है, 4 वर्ण के लेवल पे है। अब फॉर एग्जांपल वही मान लो ओबीसी में जाट हैं या यादव, गुर्जर, मील, मीणा, जो भी ये जातियां हैं, इनकी आपस में मेरे ख्याल से उस लेवल की कोई डिवाइड लाइन नहीं है जो वर्ण के लेवल पे है, छूत वाली। हम आपस में एक दूसरे का लिया दिया खा लेते हैं, एक दूसरे के साथ उठ बैठ लेते हैं, सुख दुख में शामिल हो लेते हैं बराबर मान के। तो जो असली मसला है वो वर्णवाद के लेवल का है, और ये वर्णवाद फैलाते हैं भ्रम डाल के, डिवाइड एंड रूल से ही बड़ी चीज। तो ये भ्रम पे ही काम हो तो हम साथ साथ ही तो अच्छा है कि जो लीगल तौर पे फाइट हो रही है, आप लोगों को देख रहा हूँ, महानुभावों को, कि आप लोग इतने चिंतित हैं, उन चीजों को सर जोड़ के एक आपस में जो, क्योंकि ये लोग फिर क्या करते हैं, जैसे जैसे इन लोगों को दिखता है कि ये लोग हार रहे हैं, ये लोग जा करके फिर जाटों के कानों में फूकेंगे, अरे ऐसे तो यादव भारी हो जाएंगे, या फलाने भारी हो जाएंगे, या वो भारी हो जाएंगे। दूसरों के कानों में जाके फूकेंगे, अरे ऐसे तो जाट चढ़ गए, तुम रहेगी पीछे। अरे भाई, जब तक हम आपस में सर जोड़ के नहीं जुड़ेंगे तो हमारा इनसे मुकाबला नहीं हो सकता। अब सोचने की बात यह है, कई बार जैसे हरियाणा का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, हरियाणा में 33% जाट हैं
सो कॉल्ड अपने आर्य समाज जी और हिंदू कह लो या मुस्लिम और सिख जाट मिला के, जबकि ये प्रचारित कर देते हैं कि भाई जब जाटों के सीएम रहे तो इतनी नौकरियां दी, उतनी दी, उतनी दी। जबकि फैक्ट उठा के अगर हरियाणा के देखे जाएं तो कोई भी सेक्टर ABCD 3 तरीके की 4 टाइप की जॉब होती हैं। ए जॉब्स में तो जाटों के सिर्फ 12% ही ऑफिसर हैं, इवन हरियाणा में भी। बी की भी यही हाल है, 15 के आसपास है बस। हाँ, एक C और D में थोड़ा सा ये है कि ये कहीं पे इनकी जो अनुपात है जनसंख्या का 33% का, उसके मुकाबले कहीं 35% है, कहीं 38% है। उसमें भी कोई ऐसा हाहाकार नहीं है कि वहां पे ये अपनी जनसंख्या के डबल बैठे हैं। वहां पे भी ये सिर्फ मार्जिन तरीके से अपनी रेशो का ही पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन ये इसको फैलाएंगे इस तरीके से। और देखो रे, जाटों ने 40% जॉब ले ली, 38% ले ली या 33% ले ली। अरे भाई 33% तो हमारी पॉपुलेशन है, इतना तो हमारा बने है उस एरिया में, जिस एरिया में हम हैं वहां पे उसकी हमारी पॉपुलेशन के रेशो में इतना तो हमारा बने है। उससे फालतू में कहाँ जाके बैठे हैं उसकी बात करो, लेकिन ये हवा बना देते हैं बाकी ओबीसी को डराने के लिए। तो सबसे पहले हमें जो ये साइकोलॉजिकल इनके भ्रम फैलाते हैं हमारे बीच में, ये हमें ये जूझने पड़ेंगे। हमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये देखना पड़ेगा कि अगर इस डिस्ट्रिक्ट में कोई पॉपुलेशन ओबीसी की 20% है तो भाई 20% उसकी बनती है वहां पे। हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये चीजें देख के लानी पड़ेंगी, तब जाकर के हम जो ये आप लोगों के बीच में हवा फैलाते हैं, इनका ना स्टेप बाय स्टेप इनकी अलग अलग भ्रम फैलाने की स्थिति रहती है। इनको ये लगता है कि ये अब जीत के इस लेवल पे आ गए हैं तो यहाँ पे इनको कैसे तोड़ना है, उसके लिए ये एजेंडा लेके जाओ इनके बीच में। तो वो वाली भी एक टीम हमारी होनी चाहिए। थैंक यू सर। ठीक है फूल कुमार जी, भरम वाली बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन भरम के कई कारण बन गए हमारे बीच में। हम लोग ही थोड़े ईगो पाल के और उस तरीके से हम माइंडसेट को थोड़ा जिसको बढ़िया बुद्धि कह दें या जिसको तरीके से कह दें, उसके करने के बजाय फाइट ज्यादा कर लेते हैं। इससे क्या उनको एक बोलने का मौका मिल जाता है और जो दिल में उद्गार होते हैं उनको फेंक देते हैं। हाँ गोपाल जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हाथ खड़ा किया है गोपाल जी आपने। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप गोत्र वाली वो सिस्टम बता रहे थे, तो इसका जो मैंने एक निचोड़ निकाला, ये कह दीजिए नया थ्योरी दिया कि आपके अंदर जिसका स्पर्म और एग से आप बने हो वो आपका पिछला जन्म हो गया, और आपके स्पर्म और किसी एग से जो अगली संतति उत्पन्न होगी उसको अगला जन्म बोल दो। तो एक ये परिवार में पारस्परिक प्रेम भी बढ़ेगा, और ये पुनर्जन्म, अगला जन्म, पिछले जन्म के नाम पर जो ये लूट करते हैं उस पर भी लोगों को ये लॉजिकल साइंस हो गया। और ये तोड़ने वाली बात तो है कि मैं 3 साल तक किसान संघ में काम किया था, तो आरएसएस के जो प्रचारक थे वो मतलब जाटों के नाम पर, एक हम किसी गुजरों के इलाके से निकल रहे थे कि गुजर तो डाकू होते हैं, मतलब नफरत भरने का काम तो इनका रहता ही है कि एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाना। और मान लो कहीं पुलिस वाले 2 जाट हैं कि जाटों ने तो पूरे थाने ही भर रखा है। तो इस प्रकार ये आप जो फूल कुमार जी कहते हैं कि अपनी 33% जनसंख्या है उतना तो बनती ही है, तो ये वो नहीं करेंगे। अब इनमें मीडिया में टोटल ब्राह्मण भरे हैं तो इन्होंने अपना सरनेम लिखना बंद कर दिया है, केवल नाम। और अखबार में भी जो छपता है, अगर एक ही जाति के 2 छपते हैं तो उनके नाम के आगे सरनेम लिखा ही नहीं जाता। और अपना अगर होगा तो उसको आप बिल्कुल खंगाल के लिखा जाएगा और बिल्कुल कनेक्शन मिलाया जाएगा, जबकि ये इनका होता है तो ये बिल्कुल नहीं करते। अपने तो बिल्कुल संयोग होता है कि एक साथ 2 जाट हो गए, 2 दागड़ हो गए वगैरह वगैरह, लेकिन इनका तो कंप्लीट रहती है और टॉप लेवल पर तो ये बैठे ही हुए हैं। तो यही है कि भाई ये जो कर्मकांड का सिद्धांत। हाँ, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? फूल कुमार जी इंटरवेन करना चाह रहे थे, फिर अरविंद जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तो सर ये है कि जो ये सॉरी मैं बीच में नहीं बोल पड़ा। नहीं, मेरी बात पूरी हो गई। बीच में तो नहीं बोल पड़ा। हाँ नहीं, बीच में कुछ नहीं, ये बात पूरी हो गई उनकी। आप क्या कहना चाह रहे थे? अपनी बात को रख दें फिर। एक बीच में अनुरोध करूंगा, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है ना तो जब दूसरा बंदा कोई भी बोलता है तो बंद करो, नहीं तो क्या है आवाज नहीं आती है वहां पे आवाज डालने पे। हाँ,
साफ नहीं आती मैं है। ये कह रहा हूँ कि अभी जिनका जिक्र हुआ है, जो सरनेम की बात करते हैं लोग, मैं बिना नाम लिए इनकी बात करूंगा। आप ये बात करो कि जो इनके पार्कों में जो भी ये मंडलियां बनवाते हैं, वहां पे तो ये बड़ा मीठा मीठा ज्ञान देते हैं कि हम एक राष्ट्र के लोग हैं, हमें सरनेम यूज नहीं करना चाहिए। पर जब इनकी टॉप कार्यकारिणी देखो तो उसमें ऊपर सबके सरनेम है, चाहे इनका जो सबसे बड़ा प्रमुख है उसका देख लो, जो भागवत है उसने कहाँ हटा रखा अपना सरनेम, रखा है ना साथ में। तो ये भी इनकी एक हाइपोक्रेसी है जिसके अंदर हमें नहीं फंसना चाहिए। हमें अपना सरनेम नहीं है तो अपना सरनेम कंटिन्यू कर। फूल कुमार जी, सबसे बड़ी बात है, कल मैं थोड़ी, मैं ज्यादा टीवी देखता नहीं हूँ लेकिन बाई चांस खोली, इनके क्या बेस के तरीके परिभाषाएं बदलने के हैं। हिंदू जो है ना, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक शैली है, सभी हम हिंदू है, मुसलमान है वो भी हिंदू है, आप भी हिंदू, हम भी हिंदू है, धर्म सनातन है, सर धर्म धर्म सनातन है। मैं इस बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये मार्केटिंग के एक्सपर्ट लोग हैं, ये मार्केटिंग के एक्सपर्ट लोग हैं। इन्होंने क्या किया है, जब ये मुस्लिम्स आने स्टार्ट हुए थे इधर मिडल ईस्ट से, तो ये हमारे एरिया को हिंदुस्तान बोलते थे, हिंदू बोलते थे हमको। तो वो एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी वो हमारे को मुस्लिमों ने दी हुई है। अदरवाइज ये हमको पता है कि हिंदू शब्द तो इनके किसी ग्रंथ में भी नहीं है। वो तभी बदलते रहते हैं ना, ये बार बार करके जब इनको ये फंसी कि भाई ये जो है खालिस्तान वाला फंडा फंसा, ये फंडा फंसने लगा खालिस्तान, जबकि सरदारों ने कहा भाई तुम हिंदू बना रहे हो तो हम भी बना लें, तो वहां जाकर के इनके गड़बड़ को जाला होने लग गया। तब कहा कि नहीं, हिंदू का मतलब हमारा ये नहीं है, हिंदू राष्ट्र का मतलब हमारा ये नहीं, जो हिंदुस्तान में रह रहा हो तो वो तो राष्ट्र बना हुआ है, उसमें कौन सी नई कहानी कर रहे हैं। तो हाँ अरविंद जी बोलो, सीबी यादव साहब जुड़े हैं, प्रोफेसर सीबी यादव, उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। हाँ क्या अरविंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं हनुमान जी ये कह रहा था कि हम ये कहते हैं कि बार बार अपन लोग मिलते हैं और तब भी ये कहते हैं भाई अपन लोग फाइट करते हैं, फाइट नहीं करनी चाहिए। ये लोग इतनी चीजें करते हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है, हमारे को ये मीठा जहर दे के मार रहे हैं, ये पॉलिसियों से मार रहे हैं, ये संसद से मार रहे हैं। तो फिर बाद में मुझे ये बताओ, अपने पास फाइट के अलावा रास्ता क्या बचता है? तो फाइट हमारी फिर मजबूरी हो जाती है। जिस आदमी की कहीं सुनवाई नहीं होती है वही तो गालियां निकालता है, जिस आदमी की सुनवाई होगी वो साथ किसी गालियां निकालेगा। वो क्यों किसी को कहेगा, क्यों किसी को भला बुरा कहेगा? हमारे को एक ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया इन्होंने कि हमारे पास फाइट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं यही चीज कर रहा था। देखो आप कह रहे थे, वो आप फूल कुमार जी जिस पे काम कर रहे हैं ना, वो बात को आप समझो। हमारे माइंड अलाइंड होने चाहिए। गाड़ी का अलाइनमेंट होता है ना, गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ता है तो गाड़ी के कभी टायर खाते हैं, उसके अंदर कहीं कुछ और होता है, या गाड़ी जानी लेफ्ट में होती है चली राइट में। हम जब तक माइंड अलाइंड नहीं करते हैं, माइंड अलाइंड की थ्योरी ये कहती है कि भाई आप जिस व्यवस्था के हिस्सा हैं उसका एक माइंड सेट उस लाइन ऑफ एक्शन पे रखिए। आपका लाइन ऑफ एक्शन यदि ये है कि जैसे इन्होंने उदारवादी जो बना रखा है, कि हमारा जो मॉडल क्या था कि हम लोग जो थे वो सबको साथ, हमारी कोई लड़ाई नहीं है ना, किसी कुमार से खाती से किसी से लड़ाई नहीं है हमारी। हमारे पूर्वज कैसे, जैसे सामाजिक सहकार की मैंने जो मॉडल दिया, दैट इज सेम मॉडल। हम इनको इनके बिना हम नहीं है, हमारे बिना ये नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये वर्ण व्यवस्था ने इस कंसेप्ट ने डाली कि तुम अलग हो हम अलग हो, तो उसमें हम फंस गए। अब हम फंस जाते हैं तो लड़ने के पहले माइंड को तो अलाइन कर लो। माइंड अलाइन नहीं हो तो आप उधर लड़ाई कर रहे हो और मैं इधर लड़ाई कर रहा हूं। आज वो लड़ाई कर रहे हैं जयपुर में और आज हम यहां बैठे मान लो अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई का पहले यह है कि फर्स्टली वी अलाइन आवर माइंड। माइंड के अलाइनमेंट को ठीक करिए। अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ माइंड का, जब माइंड का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ होता है ना, तो वो आदमी कोई न कोई भ्रम भी पाल लेता है, कोई ग्रंथि भी पाल लेता है, फिर उसके अंदर उसके लड़ने की वो बात भी, क्षमता भी कम हो जाती है, क्योंकि अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। एक लाइन, एक सिस्टम, एक, हाँ वो कोई किसी समाज को हम नीचा दिखा रहे हो या किसी समाज को हम कोई कर रहे हो, तो हमारा तो अलाइनमेंट बिल्कुल क्लियर था। हमारे यहाँ पे ये व्यवस्था थी कि हम तो इनकी बेटियों की शादियां करते थे, इनके आंजा खाती का रोल देखो हमारी शादियों में, कुमार का रोल देखो हमारी शादियों में। ये हमारी शादियों में क्या किसी भी कार्यक्रम के बहुत बड़े रोल थे। इवन ये इनके नाई वगैरह हमारे घरों में आके काम करती है, क्यों बिगड़ा? ये
अलाइनमेंट बिगड़ा। अलाइनमेंट बिगाड़ा किसने? इन कंसेप्ट इन्होंने बिगाड़ा। बिगाड़ने के कारण से क्या हुआ कि हम बिखर गए, और बिखेरना इनको था। इस वोटों की राजनीति से कुछ तो हमने गड़बड़ कर ली, कुछ हमने सिस्टम को बिगाड़ लिया। आज एक व्यवस्था किसी ने बनाई है ना, उस व्यवस्था के बहुत बड़े कारण थे वो, उन कारणों को हमने फेंक दिया। क्यों? अलाइनमेंट नहीं प्रॉपर था ना हमारा। क्योंकि एक तो क्या शहरवाद हुआ, कुछ पूंजी हमारी जेब में आई, कुछ लोग हमारे अलग माइंड सेट के बन गए, वो शहरी कल्चर और वो बन गए। जब ये आप इस व्यवस्था को देखोगे तो किस तरह से देखो, कितना बड़ा हमारा भाईचारा था। उस भाईचारा को, जो हमारा जमींदारा था वो उदारवादी था, यानी हमारे अंदर एक एथिक थी, एथिकली हम सोचते थे, एक हमारे अंदर एक भाव था, उसको हमने खत्म किया। खत्म करके हमने कॉर्पोरेट का कंसेप्ट लाए, और इस कॉर्पोरेट के कंसेप्ट ने सिवाय ठगने के कुछ नहीं किया। कॉर्पोरेट और ब्राह्मणवाद में कोई डिफरेंस नहीं है। वो बेटा बेटा माइंड सेट से शेयर मार्केट की तरह करता है, वो ठगता है। ये भी यही कहानी है, वही वो कहानी। अब इनको शब्दों के जंजाल को इधर मिलावट है, उधर मिलावट। लेकिन एक वर्ग ऐसा था जो लूट खसोट की भावना रख रहा था, एक वर्ग ऐसा था जो कमा के सबको साथ लेके और जीने का एक तरीका ढूंढ रहा था। अब इसके अंदर हम क्या हुआ कि इन फाइट में तो हो गए, लेकिन माइंड को अलाइन करके फाइट करें, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि हम जिस व्यवस्था के हिस्सा बन चुके हैं, और राजनीति ने और कॉरपोरेट ने जिस तरह से हमें खत्म करने की बहुत बड़ी साजिशें खड़ी कर ली है, उस व्यवस्था में किसान वर्ग, किसानों के बच्चे, और ये जो भी ओबीसी के दो कुछ भी इनके नामकरण करते रहो आप, जो विलेज ओरिएंटेड लोग थे, जो हाथ से कमा के खा रहे थे, इनका जमींदारा हमारा उदारवादी था, हमारे एथिकल, मतलब एथिक हमारे साथ थी। अब एथिक को आप कहां कहां फिट करो, पहले इसकी परिभाषा सेट करो। व्हाट मीन बाय एथिक? एथिक क्या क्या थी हमारी? कितने तगड़े एथिक थे, हम किस किस जिंदगी को जी रहे थे। तो हमने एथिक को तोड़ा, ब्याज के फंडा लाए, लूट खसोट के फंडा लाए, क्योंकि ये कॉर्पोरेट और लुटेरों का खेल था। कॉर्पोरेट और लुटेरों के साथ हम जो है, कुछ हमारे साथी भी मिले, तो ये व्यवस्थाएं बिगड़ी। इस कारण से ये पूरे ढांचे बिगड़े। इसमें पॉलिटिकल बात भी आई, वोट तोड़ने के लिए हमारे भाइयों ने भी अपने तरीके से किया। बाकी तो यदि हम सिस्टम से एक माइंड अलाइंड को, आप अलाइनमेंट कैसे करो, किस दिशा? अलाइनमेंट तो एक दिशा में होता है ना। अलाइनमेंट कैसे करो कि हम अपनी रोजी रोटी खुद कमा के खा के, भाईचारा बढ़ा के और सामाजिक सहकार के भाव से अलाइनमेंट कर लें। वो एक अलाइनमेंट का सिस्टम था जो खत्म हो गया। कुछ तो कानून ने डाल दी अड़चले। हमारी न्यायिक व्यवस्था किसने तोड़ी? किसने तोड़ी है? खाप पंचायतें किसने तोड़ी? हमारी पटीदारी प्रथा, ये तोड़ के कितना बड़ा नुकसान किया हमने। छोटी सी एक बात को हम कोर्ट में ले गए, कितना बड़ा हुआ कि माइंड अलाइंड होते, हम अपनी व्यवस्था को कायम रखते, उसको नागालैंड में ये व्यवस्था है। नागालैंड में नागा लोग नहीं जाते कोर्ट में, नागाओं की उनकी बनी हुई है वो सोसाइटी, उसको इन्होंने रिकमेंड कर रखी है, और खाप को इन्होंने जेल में डालने की तैयारी कर रखी है। बोलो आप, नागालैंड के अंदर सेम सिस्टम है, ये खाप का जैसा किसी टाइप का है। ये वो अपने कबीले में जी रहे हैं, लेकिन नहीं है। हम उस लाइन को बिल्कुल एक झटके में छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम माइंड अलाइंड नहीं है। मुद्दा ये है। अब फूल कुमार जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? बाद में प्रकाश का हाथ खड़ा है, वो कुछ कहना चाह रहा है। सीबी साहब तो चले गए, प्रकाश है। हाँ फूल कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे या प्रकाश को लूं? मुझे कह रहे हो क्या? हाँ नहीं, आपका माइक खुला था तब मैंने कहा कोई बात कह रहे हो। नहीं सर, इसमें तो क्या है, आपने बिल्कुल सारी बात सही निचोड़ से कह दी है। यही है कि हम अपनी लाइन छोड़ चुके हैं, और हम लोगों ने अपने बुजुर्गों की तरह इकट्ठा बैठ के मंत्रणाएं करनी बंद कर रखी हैं टीवी पे, और ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा बेस हो रखे हैं। उन चीज़ों को इंडिविजुअली ग्रहण करते जा रहे हैं, लेकिन उनको समाज के भीतर ला करके ये चेक नहीं कर रहे भाई ये हमारे कौम किनशिप कल्चर के हिसाब से बढ़िया है कि नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, थैंक यू। हाँ सर, वो सामाजिक सहकार का मॉडल ही मैंने 4 पिलर का दे करके 5वां पंचायत को लेके और कई जगह पहुंचाया। बाड़मेर पंचायत में भी हमने डिस्कशन किया। हाँ प्रकाश कुछ कहना चाह रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे है ना, इन्होंने पद भरे हैं ना, तो मतलब नॉर्मली एक क्राइटेरिया होता है एक आम आदमी का
तो किसान का क्राइटेरिया होता है कि उसके पास में 4-5 नौकरियां ऐसे होती है जो मतलब उससे सीधी जुड़ी हुई होती है, जैसे टीचर हो गए या ग्राम सेवक हो गया, पटवारी हो गया। ये 4-5 ऐसी नौकरियां हैं जो किसान से सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। तो इन्होंने क्या किया, मतलब जो ये है ना, मतलब छोटी नौकरियां जिनको हम कर्मचारी कहते हैं, उनके अंदर मतलब क्या कहते हैं, पद लगभग लगभग एक टाइम तक पूरे भरे। तो उससे ये हुआ कि लोगों की नजर में हम आ गए कि ए यार, टीचर है वो तो मतलब एसटी एससी का हर जगह पे लगा हुआ है, या मान लो क्या कहते हैं पुलिस है तो वहां पे हर जगह पे लगा हुआ है। तो इन्होंने मतलब क्या कहते हैं, दूसरी बात है, रोहिणी आयोग में क्राइटेरिया है ना अपना, मतलब क्या कहते हैं, एक वर्ग के तौर पे ही बना दिया है। तो वर्ग के तौर पे बनाया है ना, जबकि क्राइटेरिया तो ये होना चाहिए, ऑल ओवर होना चाहिए, लेकिन वर्ग के तौर पे बनाया। तो वहां पे जो जिन लोगों की जनसंख्या ज्यादा है और जो लोग ज्यादा निकलते हैं, तो उनको मतलब क्या कहते हैं, ये सीमित कर पाएंगे। अगर यही हम यहाँ पे ये मांग करें कि भाई आप क्राइटेरिया छोटा क्यों कर रहे हो, ऑल ओवर नौकरियां लो और ऑल ओवर पद लो, उसके अंदर ओबीसी कहाँ पे है और ओबीसी के अंदर फिर मतलब क्या स्थिति है, तब तो मतलब असल बात पकड़ में आएगी। नहीं तो ये डाटा ही मतलब एक सीमित क्राइटेरिया के बना रहे हैं तो फिर बिल्कुल मतलब सही सवाल सही तो कह रहा उठेगा ही। प्रकाश, सही। एक बार नाथूराम जी ने कहा था कि भाई जेड़ों में तो जाटों को मैंने डाला नहीं ना। जैसे हरियाणा में सबसे ज्यादा जाट जेड़ में है, और राजस्थान में भी लगभग यही है, क्योंकि जो जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी होगी। अब ये जनसंख्या को तो साइड में पटक रहे हैं, एक क्यों ले रहे हैं कि ये इनके इतने हैं, इनके इतने हैं, और वो पुराने डेटा को गा रहे हैं। तो ये व्यवस्था, राम प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे हो आप? एक और चीज इसमें ऐड करना चाह रहा था, जैसे शेड्यूल हाँ। ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की जो है ना, कास्ट है ना, एक दूसरे में ये डाल रहे हैं। उसकी वजह है कि आपकी आइडेंटिटी को बदलकर हिंदुत्ववादी आइडेंटिटी बनाना, क्योंकि ट्राइब एक अलग चीज है और कास्ट एक अलग चीज है। तो अगर मान लो क्या कहते हैं, कास्ट को ट्राइब में डाल दिया जाता है और ट्राइब को कास्ट में डाल दिया जाता है, तो वो चीजें धुलमिल हो जाती है और उसकी एक नई पहचान बनती है कास्ट के रूप में। तो ये कास्ट के रूप में आपकी आइडेंटिटी को बनाना चाहते हैं। और इसीलिए तो मतलब जब भी है ना हिंदुत्व का जो भी मतलब क्या कहते हैं आंदोलन है शीर्ष पे होता है ना, तब हर कास्ट अपने आप में मतलब क्या कहते हैं अपनी आइडेंटिटी के तौर पे लड़ने लग जाती है। उसकी वजह ये उनको खुद को लगता है कि हमारे ऊपर मेन हमला हो रहा है। मेन बात है प्रकाश के, ट्राइब की कुछ आइडेंटिटी है। ट्राइब तो खुद कास्ट में घुसना चाह रहे हैं, 5 अमेंडमेंट कर दिए इन्होंने अभी इस पिछले सेशन में। मेरे तो खुद के समझ में नहीं आता। अमेंडमेंट भी टिपिकल है, एक पर्टिकुलर जिले की कास्ट है उसको ट्राइब में कन्वर्ट कर दिया, और वो वहां पे जाकर के कहीं ओबीसी में पता नहीं कौन किस में है। ये इतना गाड़मेल करके बैठ गए स्टेट वाइज, जिला वाइज, और इस तरीके से। अब ये इनके जो बॉस लोग घूम रहे हैं, बड़े बड़े हुए हैं इनके नाम से, पर पता नहीं इनके घूमे हुए ट्राइब्स के लिए भी बहुत कुछ है। वो वामन मेश्राम जो आपका कह रहे हो वकील, ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि हमने पुराने बात को वापस स्थापित करने के सिवाय दूसरी लड़ाइयों में पड़ गए। भाई पुराने जो हमारे फोर फादर्स थे, जो ट्राइब में कौन थे, इधर कौन थे, क्या व्यवस्था थी, किस तरह का सिस्टम था, यदि उसको वापस कायम कर दिया जाए तो सारी समस्या बामन एक झटके में मिटती है। सर, बामसेप है ना, बामसेप ट्राइब की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बामसेप नहीं कास्ट मैं, की लड़ाई लड़ रहा है। हाँ मैं, और है ना, एक और चीज है यहाँ पे ध्यान रखने वाली कि भाई मतलब वो जब ट्राइब डॉक्टर ट्राइब को अम्बेडकर, कास्ट में ला रहे हैं ना, ट्राइब को कास्ट में ला रहे हैं तो इनको पता तो होना चाहिए कि मेरे ट्राइब कौन से कास्ट में आ रहे हैं। इनके इनकी जो बही खाता है, उस बही खाते में संविधान वो वहां पे संसद में ला रहे हैं। हाथी नाम की सर जाति उड़ना वो थी, तो वो आप क्यों इस ला रहे बात हैं को पर? समझिए, आप इस बात को समझिए कि मतलब है ना, जो शेड्यूल कास्ट है ना, शेड्यूल कास्ट वाले कभी नहीं चाहेंगे, कब उनको हमेशा मतलब क्या कहते हैं, अगर ट्राइब को कास्ट बनाया जाता है तो एक बेनिफिट होता है। तो जो भी संगठन शेड्यूल कास्ट के तौर पे बने हुए हैं, वो सारे ही ये चाहते हैं कि ट्राइब कास्ट का रूप धारण करे,
ताकि मतलब क्या कहते हैं वो संगठनात्मक और पे मजबूत हो, उनको ट्राइब की आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं। और ये चीज आप संविधान की बेस के अंदर जयपाल सिंह मुंडा और वर्सेस मतलब क्या कहते हैं इनकी अम्बेडकर की बहस होती है ना, तो जयपाल सिंह मुंडा स्पष्ट तौर पे बाबा साहब खुद को मतलब ये चीज बोलते हैं कि भाई हम तो ट्राइब है, हमारा एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। आप पूरा उनका स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। कौन मेरा है, वो मेरे साथ काम कर रहा था। बहुत है किशोर, ये बनते आवाज नहीं जैसे आ रही है मान अपने वाले भी है ना, ये बन आवाज नहीं आ रही है क्या? अब भी नहीं आ रही है क्या आवाज? अभी आ रही है। वो 3-4 टू रीकनेक्ट। हाँ, क्यों आवाज आ रही क्या अब? हाँ अभी आ रही है। हाँ राम प्रसाद, हाँ वो बीच में रिकनेक्ट, पता नहीं इंटरनेट कट गया था एकदम से। हाँ राम प्रसाद, हाँ राम प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे हो आप? हाँ 1 मिनट बाद में क्यों साहब, कोई दूसरा ले लो जी। हाँ साहब, हनुमान राम जी, मेन बात, हाँ मैं बोलूं अभी में कोई मेहमान आ गया था बीच में, तो मैं आपको इतिहास की बात बताऊंगा थोड़ी सी इसी संबंध में, ओबीसी एससी एसटी के बारे में, कि तमिलनाडु के तंजौर में चोल चोल राजेंद्र चोल नाम का राजा राज करता था, जिसका थाईलैंड में भी शासन था। वहां से कुछ लोग आए, थाईलैंडी व्यवस्था वाया दक्षिण से आई, और शंकराचार्य नाम का एक जीव उत्तर भारत में आया और उसने सबसे पहले मठों को नष्ट किया। दूसरी बात, 7वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना हुई, धार्मिक घटना हुई माउंट आबू के अचलगढ़ के किले पर, जिसके अंदर इन्होंने नई व्यवस्था को जन्म दिया। महाराज शिवाजी के समय कुछ लोग इजराइल से आए वाया कोंकण होकर के देश को चलाने के लिए, इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए ये थाईलैंडी और इजरायली लोगों ने मिलकर के धीरे धीरे यहाँ के जो मूल निवासी थे या यहाँ के जो शासक थे, वो आज की ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। 10वीं शताब्दी तक इनका शासन का आधिपत्य था, लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद में और आज तक इन्होंने सबसे पहले सत्ता के ऊपर कब्जा किया, सत्ता के ऊपर कब्जा करके हमारे धार्मिक स्थलों को इन्होंने नष्ट किया। धार्मिक स्थलों को नष्ट करने के बाद में इनका अंतिम चरण अभी इनके हाथ में है। जिस दिन आपकी जमीन छीन ली जाएगी, उस दिन ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आपका वजूद खत्म हो जाएगा। और इन्होंने चोटी पर गांठ दी थी, पहली गांठ दी थी जब इन्होंने नव क्षत्रियों की स्थापना की 693 ईस्वी में। पहली गांठ थी कि ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानोगे, सबसे ऊंचा मानोगे। दूसरी गांठ थी कि ब्राह्मण को दान दोगे। तीसरी गांठ थी कि ब्राह्मण की रक्षा करोगे। और चौथी गांठ इन्होंने कहा, ये तुम्हारे जो क्षत्रिय भाई योद्धा भाई है, इनको भीख मांगे जैसा करोगे, उस दिन ये चौथी गांठ खोल देना। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि अब जिस दिन आपकी जमीन छीन ली जाएगी, ये चौथी गांठ खुल जाएगी, उस दिन आप एससी एसटी ओबीसी के लोग इस धरती पर गुलाम बन करके रह जाओगे। और ये चौथी गांठ अगले 5 या 10 वर्षों में आपके खुल जाएगी। इसका दोषी मैं किसी और को नहीं मानता हूं, इसका दोषी शुद्ध रूप से ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, जिनको हमने अपना नेतृत्व दिया और वो बैठे नहीं, चुपचाप बैठे हैं। और आज 6 तारीख के बाद में वो हमें भ्रमित करने के लिए यहाँ आएंगे। वो हमारे लोग नहीं है, अगर हमारे होते तो हमारी बात करते।
तो ये दुर्भावना इनको दोष देने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये दोष हमारा ही है। हम ना मैं बताऊं, जाटों के अंदर मेरे बचपन में कोई जाति नहीं पूछता था, शाख पूछता था, कौन शाख में हो, यानी जाट है, खेती करता हूँ। जाटों में गुर्जर गोत है, जाटों में माड़ी गोत है, और जाटों में ग्वाला गोत है। मेरे गांव में ग्वाला और ये गुर्जर तो मेरे गांव में ही है। तो फिर हम अलग कैसे हुए? गुर्जर क्यों अलग हो गए, जाट क्यों अलग हो गए, धाकड़ क्यों अलग हो गए? जब हमारा खून एक, हमारा खानदान एक, ठीक है, कबीले बड़े हो गए तो थोड़े अलग हो गए, ऐसी क्या बात होगी? लेकिन आज हम फूटी आंख एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी भाई साहब बता रहे थे कि भाई ये क्या कुछ कह रहे थे अभी चलो कि ये जो कुमार है, खाती है, ये हमारे भाई है, इनकी गोतें हमारे से मिलती है, ये हमारे सहयोगी थे। और इन ब्राह्मणों ने क्या कहा, ये कमीण है। कमीण फारसी शब्द है, इसका मतलब होता है नीच। इन्होंने क्या नीचता की बताओ भाई? और जागीरदारी प्रथा आने से पहले हमारे साथ रहते थे, जितनी इनको अनाज की जरूरत होती अनाज ले जाते थे, और हमारे साथ घी दूध सब खाते थे। लेकिन जागीरदारों ने सोचा हमारा बड़ा हिस्सा इनके पास जा रहा है, तो इनकी दड़ियां बांध दी कि खाती को दो दड़ी, ठीक है, 10 किलो, कुमार को 2 किलो, 1 मिनट हट जाओ, कुमार को 10 किलो। तो ये कमजोर हो गए और ये फिर सामंतों की ओर बढ़ गए। तो ये अपने को जब तक हम आपस में एक दूसरे को समझेंगे नहीं, जागरूकता नहीं होगी, और सामाजिक सहकार को, खाम पंचायत को, पंचायत व्यवस्था को, पट्टी और ये जो व्यवस्था वापस लागू नहीं होगी, हमारा अस्तित्व खतरे में है। चलो तो ठीक है, थोड़ा हम संयमित बात करें, क्योंकि हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं हो किसी की दिल पे। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ आप कहना चाह रहे हो, फिर फूल कुमार जी कहना चाहते। बात को बड़े मतलब तर्क संगत तरीके से रखें, हम अपनी को ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि दूसरे लोग भी ये जो जमीन छीनने वाली बात आई है, जो जमीन छीनने वाली बात आई है, उसमें अभी जो बिल गेट्स का हिंदुस्तान में दौरा हुआ था, उस परिप्रेक्ष्य में कुछ अंदर खाने कुछ हुआ है, कुछ बदलाव इन्होंने करने का सोचा है, तो इसमें भी अपनी शेडो कैबिनेट नज़र रखे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत अमेरिका का सबसे बड़ा किसान है और अपने हिसाब से ये जलवायु को भी परिवर्तन कर रहा है और अपनी लेवल बना ही देगा। चलो ठीक है। हाँ फूल कुमार जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? फिर मैं सर, राम प्रसाद मुंडेल जी ने जो 4 स्टेजेस बताई थी, पहली स्टेज की भाई अपनी ये हमें सर्वश्रेष्ठ मान लें, दूसरी में हमारी रक्षा करें, तीसरी में हमें दान दें, चौथी स्टेज क्या कही सर आपने? दान के बाद जो भाई है, इनकी जमीन जब तक नहीं छीनो तब तक चौथी गांठ मत खोलना। लेकिन है क्या वो गांठ चौथी? इनको भूमिहीन करना। हम लोगों में से ही इन्होंने नव क्षत्रिय बनाए, जो काल में राजपुत्र कहलाए। हाँ हाँ, वो तो मैं उसका तो हाँ हाँ, क्षत्रिय और कुछ नहीं है बेसिकली। और ये जमीन है ना सर, जमीन के मालिक ग्राम पंचायत होती थी 1894 के कानून के पहले। थैंक यू। तो मनीष जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आप अपनी कोई बात रखिए, काफी टाइम से आप हमें सुन भी रहे हैं, आपका परिचय भी दे दो, कहाँ से हो, क्या हो। हमने खुले दिल से अपने उद्गार रखे हैं। मनीष जी, माइक खोलो अपना और बात को रखो। जी हम बिहार से हैं। अच्छा, कौन है मनीष जी भाई साहब? जी नहीं, बिहार से कौन है, क्या करते हैं, पूरा परिचय दे दो। जी बिहार से हैं हम, सुपौल जिला से। अभी जो है पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जाति का समीकरण चल रहा है, कौन जाति से है? जी यादव है, यादव अहिर। अच्छा, आपके वहाँ का कोई एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। आपके वहाँ बिहार को हम फॉलो करते हैं, बिहार की जाति की जनगणना भी हो रही है, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो क्या सोच चल रहा है आपके बिहार के अंदर? हम उसको यदि फॉलो करें
तो फायदे नुकसान के तौर पे क्या आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी बात को रखें उस हिसाब से। जहां तक सर बिहार की बात है, तो बिहार तो बहुत पिछड़े हुए राज्य है और यहाँ पिछड़ों की ही शासन है। लगातार 30 साल से जो शासन आ रही है तो पिछड़ों की ही शासन आ रही है, फिर भी पिछड़ों की कल्याण नहीं हो रहा है। इसलिए कल्याण नहीं हो रहा है कि यहाँ सदियों से जो है सो ब्राह्मणवादी ताकत मजबूत रहा है, हावी रहा है। इससे पहले जो कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस जो है सो ब्राह्मणवादी ब्राह्मणी सत्ता थी, ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना करता था। उससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी कुछ काम किए बिहार में। तो यहाँ और आजादी से पहले, जिसको कथाकथित आजादी कहा जाए, उससे पहले जो यहाँ सत्ता शासन चल रहा था तो देसी रियासतें थी। देसी रियासतें में यहाँ जो रियासतें थी, दरभंगा रियासत थी, मुरौर क्या कहते हैं, और एक रियासत था जिसका राजा ब्राह्मण हुआ करता था और सारा जमीन जायदाद सब भूमि जो है सो ब्राह्मण का था। और हमारे लोग जो है सो इधर एक मतलब खेतीहर मजदूर के रूप में काम किया करता था। तो वो व्यवस्था शासन तो पिछड़ों की है 30 साल से, लेकिन जो है सो अभी तक उसमें कुछ खास ज्यादा परिवर्तन नहीं हो पाया है। और वर्तमान स्थिति जो गुजर रही है तो बिहार में तो जाति जनगणना की बात हुई है और जो है सो इसके लिए जो है सो जाति जनगणना हो भी रहा है। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है, आगे परिणाम क्या होता है, इसका कहना अभी मुश्किल है। काहे कि हमारे लोग सिर्फ जो है लोकतंत्र के जो चार खंभे है तो उसमें सिर्फ विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में तो है नहीं। तो अब कैसे इसको जो है सो रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है, किस तरह से इसको प्रचारित किया जाएगा, कैसे इसको जो है सो जमीनी स्तर पे लाया जाएगा, वो तो अभी कहना मुश्किल है। फिर भी हम इस बात से तो थोड़ा बहुत जो है सो उम्मीद है कि जातीय जनगणना हो रही है तो कुछ न कुछ होगा। जब तक जातीय जनगणना नहीं हो पाता है तो फिर जो है सो जब तक रिपोर्ट नहीं आ पाता तब तक तो कुछ कहना मुश्किल है। मनीष जी आपका माइक बंद करो, काफी डिस्टरबेंस आ रहा पीछे से आपके। एक बात हम लोग ये बात पे करें कि ये हम बहुत इसका बात को पकड़ के बैठे हैं जातीय जनगणना। तो मैं एक बात सोचता हूँ कई बार कि जातीय जनगणना होने से क्या हो जाएगा, ये सवाल तो हमारे सामने बनता ही है। मान लो जाटों को गिन लिया, अहीरों को गिन लिया, सबको गिन लिया, तो क्या हम सिर्फ इतना ही मान रहे हैं कि हक का मतलब क्या? हक का मतलब तो ये आकाश में कितना हक है हमारा, अंदर जमीन के अंदर जो भी रिसोर्स है उसमें हमारा हक क्या है, इस पृथ्वी के ऊपर जो जमीन उस पर क्या हक है, जो हम टैक्स दे करके जो सेवाएं ले रहे हैं उस सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप के अंदर हमारा क्या हक है। हम शायद सिर्फ इतनी सी लड़ाई को लड़ रहे हैं माइंड सेट में कि हमें कोई नौकरी मिल जाएगी, हम 54% है तो 54 मिल जाएगी, 53 है तो 50 है तो 50 मिल जाएगी, और जाति वाइज मिल जाएगी जिस हिसाब से। एक तो ये हो, एक ये हो कि पृथ्वी के अंदर खदान पड़ा है दुनिया भर का, ये पृथ्वी साझा है। तो पृथ्वी का हम कब्जा कहते हैं तो जमीन का कब्जा कोई दूसरा भी मांगता है जाति के हिसाब से, जिसकी जितनी हिस्सेदारी। तो पृथ्वी को कैसे बांटे हैं, खनिज को कैसे बांटे हैं, आकाश को अंदर हमारा जो विचरण है बाई एयर हम घूमना चाहें, समुद्र के अंदर जो भी हमारी जो 12 नॉटिकल जो भी है एरिया, उसके हिसाब से हम कैसे बांटे। क्या ये एक ऐसा सुपका तो नहीं खड़ा हो जाएगा कि जाति गिनने के बाद में हम आगे मैदान में गिनती तो हो गई साहब, अब क्या करें, क्या बांटो साहब। तो बांटे कौन सी चीज, कौन सी सरकार की, कौन सी आपकी, कौन सी पृथ्वी किसकी, कौन मालिक? हम भारत के लोग का मालिक तो हम ही है ना सारे, हम ज्यादा हैं इसलिए हम ज्यादा मालिक हो गए। तो ये कहाँ जाके टिक सकता है? ये बड़ा इजी है बात कहना कि जाति जनगणना कर दो, क्योंकि ओबीसी के अपने पढ़ लिया और ओबीसी के अंदर जो सेफ गार्ड दिए हैं कुछ उनके अंदर हक ले लेंगे, सेफ गार्ड के बाद में हमने नौकरी का हक ले लिया कुछ हमने सरपंचों के पद दबा लिए। क्या ये एक व्यवस्था ठीक है? जिन लोगों ने जो कब्जे किए हैं ना वो एबनॉर्मल कब्जे हैं, इतने भारी कब्जे हैं कि जिसको करने का, तब मैंने एक बार
यूं ही बात चली तो मैंने एक सवाल कर लिया किसी से कि भाई हमें जमीन किसने दी, कौन किसने मालिक बनाया? कहने को कोई उसने दिलाया, उसने दिया। क्यों है हम मालिक? ये पृथ्वी तो साझा है, पृथ्वी साझा तो खनिज भी साझा, शनि साझा तो हवा पानी दूसरा, ये पूरी प्रॉपर्टी रिसोर्स जितने हैं वो कम से कम हमने एक बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री को खड़ी कर ली, तो उसके अंदर तो हम संख्या गिन ली और हमने बांट लिया। क्या ये सब संभव है? नहीं है। तो हम क्या बांटेंगे? जाति के बाद में हम कौन सी चीजों को किस तरीके से बांटेंगे? क्या कोई नौकरी बांट के इतनी सीधी हो गई, चलो भाई इतने हैं तो तुम ले लो यार, बन लो, कितने थानेदार बनो, कितने बन लो, कुछ सरपंच बन लो, ये संख्या गिन लेते हैं, ऐसे कोशिश। तो क्या क्या एक ऐसा वर्ग संघर्ष की कोई परिकल्पना करके बैठ जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग इसको करना ही नहीं चाहेंगे करके, कहीं ऐसा माइंडसेट तो नहीं हो जाए किसके खान में दे भाई, ये कोयला खोद रहा है तू, तेरे को क्यों मिली? हमें भी अपना मिले। ये बायोडाइवर्सिटी है, इसमें भी हमारा हक होना चाहिए। इस पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज है, जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, उसमें हमारा भी हक होना चाहिए। ये बात कहाँ जा सकती है? क्या विशेषता? तो तहसीलदार जी आप जुड़े हैं नए, मैं एक ये सवाल कर रहा हूं, बात तो ओबीसी पे चल रही थी, ओबीसी से जनगणना पे आ गई, जनगणना से ऐसे आ गई कि आप जनगणना करा के क्या बांटोगे? कौन सी वस्तुओं का बंटवारा आप करना चाहोगे? आपके लोग बहने हमें ये दे दो। शेर सिंह जी आप माइक खोलो, अपनी बात को रखो ना, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रहे हो। हाँ जी, नमस्कार जी सबको। जातीय जनगणना से कोई मसला हल होने वाला तो है नहीं, ऐसा कोई आप बता रहे हो जैसे कोई फायदे वाली बात है नहीं। जातीय जनगणना से अब क्लासिफाइड हो जाएगा। मैं शेर सिंह जी नुकसान नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ कहीं ये जी, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी कोई, ये क्योंकि जिन लोगों के कुबत दिमाग में वो पता नहीं किधर कोई इसको एजेंडे को ले जाएंगे। बोलो। हाँ ये तो है ही खैर, पर इतना तो है कि लोगों को पता तो लगे भी जातियां के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, ये तो कितने कितने हैं, कौन कौन है। आरक्षण आरक्षण तो नौकरी खत्म कर दी, जब मोदी सरकार ने नौकरी खत्म कर दी थी तो बीमारी मेट दी इसने। हाँ, नौकरियों में तो कोई लाभ नहीं है इसका। अब आरक्षण राजनीतिक आरक्षण पे टिका हुआ है मामला। राजनीति में तो वैसे ही बन जाते हैं, जो जो संख्या में ज्यादा वैसे ही बन जाते हैं। भाई लाभ तो ऐसा हो जो पूरा सोशल सिक्योर करे हमें और पूरी जिंदगी हमारी एक पीढ़ी बचे। सरपंचाई तो 5 साल में हवा हो लेती है, वो तो वो कोई क्या आरक्षण, उसका तो कोई आरक्षण नहीं। इस टाइम तो ये लोग राजनीतिक लाभ ही देख रहे हैं इसमें, और इससे राजनीतिक लाभ से इससे जातीय जनगणना करके गोल बंद हो जाए। भाई जैसे कोई भी देख रहा हो, हम लोग संडे के संडे राजनीतिक आरक्षण, एक चीज बोल रहा था सर बीच में कि अगर राजनीतिक आरक्षण की बात भी करें ना, तो जातीय जनगणना से उल्टा जो हमें राजनीतिक आज फायदा मिल रहा है ना, वो उल्टा नुकसान में जाएगा। क्योंकि वो तो संख्या अगर पर सीटों की उस जनगणना करवा के अगर सीटों का उस तरीके से बंटवारा किया जाए ना, तब तो मतलब क्या कहते बहुल्य हो या ना हो, लेकिन आपके यहाँ पे अगर कोई भी जाति भले ही वो नगण्य हो, लेकिन वहां पे है, इसका मतलब उसको सीटें, उसकी भी सीट आएगी। तो आज जहाँ पे आप बहुल्य हो वहां पे डेफिनेटली आपका ही बंदा बनता है, तो उसके बाद में तो वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी बारी आएगी तभी बनेगा। वही तो मैं कई बार यूं सोचता हूँ, एक दिन बैठे बैठे मेरे आया, मैंने कहा यार अपने कौन सी चीजें पकड़ लेते हैं, क्या है कुछ बात अब ना भी नहीं कर सकते इसको। आप एकदम से कह दो नहीं नहीं मत करो साहब, जाति जनगणना में ना कुछ नहीं होगा, तो होगा क्या वो बता दो। हाँ अर्जुन जी कुछ कह रहे हैं, आप बता दो। वो बताने वाला कोई है नहीं। वो बताने वाले के लिए तो हम इकट्ठे हो रहे हैं ना भाई, 2 घंटे खराब करते हैं हर संडे को, कोई न कोई बात करते हैं। बताओ तो सही क्या लाभ होने वाला है। देखो, जाति जनगणना से सबसे बड़ा लाभ ये होएगा कि हमारे को ये पता लगेगा कि एक छोटा सा वर्ग है, उसने बहुत ज्यादा जो अहमियत वाली जगह है उसको ऑक्युपाई करा हुआ है। ये जातीय जनगणना क्या है कि हम लोग जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ मेरी बात को पकड़ नहीं रहा है कोई भी, ये हम अधूरी बात करते हैं जातीय जनगणना। अब जातीय जनगणना
करते हैं तो हम पूरे राजस्थान को ले लेते हैं, राजस्थान का हमारा पूरा ठेका तो नहीं लिया वहां कोई। तो जाति जनगणना में शहर देखो, इन्हें ये लोग जो बैठे हैं ना ऊपर, ये हमारे से 100 साल आगे चलते हैं। इन्होंने शहर के अंदर सारे पूर्वी इलाके बसा दिए, तो हमारी तो जनसंख्या वैसे ही कम होगी ना। हमारे को जनसंख्या जाति जनगणना करी जाती है तो गांव की जनसंख्या अलग, शहरों की अलग, और शहरों में भी ये हमारे को कई कंसेप्ट डालने पड़ेंगे। हरियाणा पे पूरे पे कब्जा कर लिया इन लोगों ने। नहीं, आपने सिर्फ नौकरी पे कर दिया। मैं केंद्रित कर रहा हूँ पूरे रिसोर्स को सोचो। पूरे रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ हनुमान जी। मेरे पास में वो किताब है, मैं उस किताब का नाम भूल गया, मैंने पढ़ा भी था, ये 2 साल पहले पढ़ी थी उस किताब को। कह रहे 33% जो इंडिया का, मेरे जो एक आंकड़ा याद है, 33% जो वेल्थ वगैरह है और सारी चीजें हैं उस पर जैन कम्युनिटी का कब्जा है। हम कहीं नहीं ठहरते हैं। जैन कम्युनिटी कितनी है, हम गालियां निकालते हैं ब्राह्मणों को। मैं आज ना उसकी वो अभी क्या टाइम नहीं मिलेगा आज मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं उस किताब की फोटोकॉपी डाल करके बताऊंगा आपको। 33% मोदी आने के बाद में, ये 2014 के बाद में इन्होंने, ये जैन कम्युनिटी है, इसने इतना ज्यादा मतलब अपना परसेंटेज बढ़ाया जिसकी कोई हद नहीं है। तो जाति जनगणना पे मतलब ये मुद्दा देखो, आप केंद्रित हो। देखो ऐसा है कि क्यों बढ़ा, सवाल वहीं खड़ा है कि इन्होंने बैंक को लूटा, बैंक में हमने पैसे दिए, कानून बनाया, कानून बनाने के बाद में इन्होंने उस तरह की व्यवस्था बना दी, इनको बैंक के अंदर कंपनी बना लो, आप कंपनी से ऐसे कर लो, शेयर ले लो, ये करके ये ले गए। एक व्यवस्था कायम की इन्होंने। व्यवस्था किसने कायम की? व्यवस्था संसद ने कायम की। इसका मतलब है कि हमारी बेसिक मिस्टेक ये हुई कि हमने उन लोगों को तो संसद में भेजा ही नहीं जो हमारे आदमी थे, या बिकाऊ है वो, वैसे आदमी भेजे, हमारे हकों को समझ नहीं पाए। अब रिसोर्स की लड़ाई जब होगी माइनिंग के अंदर, इन्होंने कानून बना दिया कि खान किसको मिलेगी, जिसने खान पहले खोद रखी है। तो खोद तो उसने ही रखी जिसके पास में बहुत बड़ी जेसीबी है। वो जेसीबी किसने, कि पीपीपी योजना के तहत अडानी ने खरीद ली। तो अब किसान का भले गिनती करा लिया आपने, इस गांव में खान है एक। हाँ, ये रिजर्वेशन अलग होना चाहिए थे कि जो मानव जहां बस गया वहां का रिसोर्स उसकी प्राथमिकता में होता, उसको लेवी मिलती, ये व्यवस्था कायम होती। मेरा मतलब ये है कि रिसोर्स के ऊपर हमारी लड़ाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो कि जो हमारे पूर्वज जहां बस गए और जो जमीन हमारी ही, उस जमीन के अंदर कानून बना के दखल कर दिया, उस जमीन के अंदर खान खोदने दखल कर दिया, उस जमीन के अंदर हमने बैंक रखा तो पैसे लेके भाग गए। तो ये व्यवस्था का पतन था। हम लोग बस तो गए लेकिन हमने इस व्यवस्था को समझा ही नहीं, हम इस मामले में पड़े ही नहीं, हमने ये दिमाग लगाया ही नहीं। मेरे गांव में कोई इंडस्ट्री आ गई, मैंने उसके धुआं तो सूंघा, मैंने उस बात को देखा तो सही, कागजों में कुछ अलग लिखा हुआ था लेकिन हमने उसको प्रैक्टिकली भोगा ही नहीं। भाई जो जिसका जहां था कबीला, उसका अपना हक, वो तीर चलाते थे, लड़ते थे, किसी को एंटर नहीं करने देते थे उस रिसोर्स के अंदर। खरगोश की मार के दिखा दे कोई। ये बीकानेर की लड़ाई मतीरे के लिए हो गई थी। जोधपुर राजघराना और बीकानेर राजघराना में मतीरे की बेल थी, जो बीकानेर वाली बेल आ गई थी जोधपुर के बाउंड्री में, मतीरा लग गया जोधपुर वाली बाउंड्री में, बेल की जड़ थी जो बीकानेर में थी। आप इस मतीरे की राड़ के नाम से प्रसिद्ध है ये कहानी पुरानी, इसमें आरएस में आईएएस में सवाल आया हुआ। अब उस मतीरे की राड़ के ऊपर आप कंसेप्ट बनाओ कि एक मतीरा जिसकी जड़ कहीं थी और उस जड़ के अंदर फल कहीं लगा, और फल किसने लूटा? उसने कहा मेरी जड़ है, फल मेरा है। तो जड़ हमने खुद, जड़ की परवाही नहीं की हमने। अरे जड़ तो फैलेगी भाई, वो बेल फैली। हम इस माइंडसेट से जिए नहीं, हमने माइंडसेट से वोट नहीं दिया, हमने माइंडसेट से इस प्रजातंत्र की व्यवस्था को कायम नहीं किया। एक अजीबोगरीब माइंडसेट बना करके हम अब इसको करें तो लड़ो फिर। मान लो जैन ने कब्जा कर लिया तो जैन को मार थोड़े देंगे हम, उसने कानून से किया कब्जा, बैंक से लोन लिया पीपीपी पे, उसने कुछ शर्तें थी उसको पालन किया। जाट ने नहीं किया, जाट वही खेत में खड़ा रह गया, फावड़ा लिए खड़ा है अपना, खोद रहा खेत। अब खेत का झुंझुना उसको पकड़ा दिया, उसको भी छीनने की कहानी बना ली कि पीपीपी के अंदर जो भी होगा उस वो खेत को आपको देना होगा। नियम बना दिया, पुलिस वाले आए डंडे ठोक के आपका जमीन ले गए आपके, और इनके पास सारा
सारा रिसोर्स आ गया था, खाने और जमीन ये बाकी बची, क्योंकि हवा में तो हमारे पास कोई साधन था नहीं, उड़ने वाले थे नहीं। ये ड्रोन फ्रोन अब आए हैं ना, तो अब थोड़े दिनों में टकराएंगे आपस में। ड्रोन तब होगा कि मेरे गांव में तुम्हारा ड्रोन क्यों आया। मैं कई बार बैठे बैठे सोचता हूं कि मैं क्या यार, ड्रोन युद्ध भी हो सकता है कभी। ड्रोन तो भाई रिमोट से चलेगा। क्यों एसडीओ साहब आप नहीं सोच रहे हो कि मैं ये सोच रहा था कि मेरे गांव में पुल्लू में एग्रीकल्चर वालों ने ड्रोन चलाया, ड्रोन अडानी जी ने ड्रोन दे दिया, वो रिमोट से चलता है ऐसे, तो वो ड्रोन पड़ोसी के वहां चला गया, पड़ोसी वाला ड्रोन इधर आके टकरा गया, ये 2 गांव बिड़ गए। ड्रोन हवा का तो हमने पहली बार ड्रोन के मार्फत एंट्री की है, खान को हमने देखा ही नहीं, वो आदिवासी भाग लिए बेचारे, जमीन हमारे कानून में हुआ नहीं, पानी हमारा कब्जे हो रहा है। मैं बीच में बोल रहा हूँ थोड़ा कि हाँ बोलिए। भारतमाला निकली है अभी यहाँ से, बीकानेर के पास में से निकली है 2-3 जगह से। तो इन गांवों की जमीनें ले ली काश्तकारों की, और औने पौने में ले ली जमीनें। जैसे इन्होंने कानून बना रखे संसद में, उसी हिसाब से ले ली इन्होंने जमीनें। वो इनकार भी किया उन्होंने, तो भी उनकी किसी ने नहीं सुनी, और उनके खातों में पैसे जमा करा दिए और भारतमाला निकाल दी बीच में से। अब एक खेत मान लो 100 बीघे का था किसी का, तो 20 बीघा इधर रह गया, 40 बीघा इधर रह गया, और 40 बीघा उसमें चला गया भारतमाला में। अब वो भारतमाला को क्रॉस करके इधर से उधर भी नहीं जा सकते, इतनी मतलब उसके बाउंड्री बना दी, उसकी 6 लाइन बना दिए उसके, और उसके कोई यूजफुल नहीं है, उस काश्तकार कोई काम नहीं आ रही वो भारतमाला, तो वो तो खत्म ही हो गया। तो ऐसे सैकड़ों काश्तकार खत्म हो गए साइड के अंदर, उन्होंने जमीन बेचनी पड़ी उनको, और बेच रहे, और न उनका कोई यूजफुल है, न उनको ट्रक चलाने उस सड़क के ऊपर। विकास किसका होना चाहिए था? विकास आदमी का होता, जो जहां रह रहा था वहां होता, या विकास कहीं बॉम्बे में बैठे आदमी का विकास होता? विकास के ऊपर वोट देना मतलब धड़ल्ले से पार्टी आके छाती ठोक के कहती है कि विकास के नाम पे वोट दो। मैं कहता हूं ये बड़ी एक दकियानूस बात है कि किस बात के ये कहेगा, क्यों फालतू का विकास कर रहा है? हमारे तो हमें जीने दे, यही हमारा विकास है, आनंद से जिए यार। कौन सी तुम्हारे विकास की कहानी है? किस विकास को कह रहे हो आप? कौन सी बला है तुम्हारी विकास की? कौन सा हमें लेना? अब एक अजीब तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर 10 लाख करोड़ सैंक्शन कर दिए, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। हम लोग जो है इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट कल में मोदी को सुन रहा था, मुझे कई बार ये बड़े प्रश्न खड़े होते हैं दिमाग में, लेकिन यार बात ये है कि हम किन लोगों को चुन के बैठ गए, कोई माइंडसेट नहीं है। यूं कहते साहब ये देखो समाज एक बहुत बड़े वर्ग मानव बराबर है, हम ठीक है जातियों के लिए छोटी मोटी बातें हम कर रहे हैं, आज रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, बात ठीक है कि हम इतनी ओछापन पे नहीं उतर रहे, मान लो हम जीना चाहते हैं, अच्छी बातें हैं, कईयों में ब्राह्मण में भी कई अच्छे हैं, कई बढ़िया भी अच्छे हैं, लेकिन रिसोर्स का जो बंटवारा हुआ और ये गेम हुआ, ये बहुत खतरनाक गेम हुआ कॉर्पोरेट के मार्फत, जहां हम समझ ही नहीं पाए, आपस में यहाँ टक्कर लिए कभी और छोटी छोटी बातों के लिए किसी आयोग में। अब आज जाट वहां गाज रहे हैं पूरे जयपुर में, लेकिन हम उनके पास में कोई ऐसा फंडामेंटल आइडिया नहीं है जिस बात के लिए कहते हैं कि नहीं यहाँ घुस गया, हमें नहीं लेना ये चीज, ये जमीन, ये भारतमाला तुम्हारी कई माला लगा, तेरी सागरमाला में लगा चाहे भारतमाला में लगा, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए। गांव की पंचायती गांव करेगा, गांव के लोग बैठ के करेंगे, गांव का निर्णय हम करेंगे, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इसमें। तब बात को पकड़ में आए, निकलिए पीपीपी योजना, भारतमाला बनेगी, विकास होगा, इतना होगा, फिर क्या होगा भाई? विकास होगा तो किसका होगा विकास? विकास तो इंडिविजुअल का हो रहा है यार, विकास तो कुछ पर्टिकुलर कॉर्पोरेट के घरानों का हो रहा है, और पूरा बड़ा 140 करोड़ की भगदड़ बैठी है इसको अब आप दुनिया की प्रतियोगिता में जीडीपी पे फंसे पड़े हो। Why should we go on that track? हम उस रास्ते पे क्यों जा रहे हैं, जीडीपी के रास्ते पे? जीडीपी फंडामेंटली नहीं है ह्यूमन का। जहां आप इंडस्ट्री कौन सी हमारी इंडस्ट्री थी? जो एग्रीकल्चर सेक्टर 54% था, जिसको ला करके आपने 15-17% पे पटक दिया, और इंडस्ट्री को कौन सा तीर मार लिया, कोई नहीं समझ पाया। मैं 9 साल से कई बातों पे सोचते सोचते कभी हैंग हो जाता माइंड,
कि यार कौन से रास्ते पे कौन सी बातें कहनी चाहिए, कौन सी मीटिंग लें, किसको कहें। अब ये टॉपिक आज थोड़ा यूं ही था, चलो क्योंकि संसद आएगी तो उस टाइम वैसे करेंगे, क्यों शेडो गवर्नमेंट में, क्योंकि ये जाट इकट्ठे हुए थे तो मैंने कहा ये ओबीसी का मुद्दा लेके बैठे हैं, हम भी कुछ डिस्कशन कर ले, कहाँ जाएंगे कैसे करेंगे। चलो ये हाथ खड़े कर रखे हैं तो अब कर लो, अब टाइम हो गया, अपना रिकॉर्डेड सेशन है, इसने भी 2-2 मिनट में कह दो। मैं कह रहा हूँ कि जो आप खदान वाली जो बात है उसके लिए राइट टू रिकॉल पार्टी ने एक कानून बनाया है, इसका ड्राफ्ट बनाया है कि भाई खनिज मुनाफा बंटवारा कानून। तो भाई जो भी खनिज निकल रहा है उसकी जो लागत आ रही है, वो जितने में वो बिक रहा है उसके बीच का जो मुनाफा है, जो माइनिंग कर रहा है उसका एक निश्चित भाई उसकी जो लागत है और उसका कोई पारिश्रमिक जोड़ के, और बाकी का जो मुनाफा जो बन रहा है वो मुनाफा एक नेशनल खाते में जमा हो, और जो भी नागरिक है 18 से ऊपर वाले उनके खातों में हर महीने आना चाहिए। तो इसका हमारे अपने ज़िले में निकाला तो हर नागरिक का बनता है 3,000 से 4,000 रुपये महीने का। मतलब जो भी रोल्टी के नाम पर जो बनता है। मैं समझ गया धाकर साहब, ये शिवचंद जी माथुर थे, उस टाइम में स्टेट फाइनेंस कमीशन था पंचायत का, उस टाइम 1% पंचायतों को अलग से माइनिंग के लिए दिलाया था, भीलवाड़ा से वो सांसद थे, और मैंने बहुत सारी मीटिंग की, हरियाणा भी मैं गया था वहां पे, तो वहां भी मैंने बात उठाई थी। ये बंटवारे का कंसेप्ट बहुत एबनॉर्मल कंसेप्ट है। एक ग्राम पंचायत मैंने इकट्ठी की थी इसी पे सेशन पे संडे की, तो जोधपुर के पास में एक ग्राम पंचायत है जिसके एक दिन की करोड़ों की इनकम है। वो कह रहा साहब मेरे यहाँ ट्रकों से धुओं से हम तो मर रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं है, खोद रहे हैं, माइनिंग खोद रही है, हो रही है, तो ये चीजें होगी, ये इनका कोई ज्यादा मजा है नहीं, क्योंकि हमने जीना नहीं सीखा। चलो और कोई विशेष बात हो किसी की तो कह दे, फिर अपना रिकॉर्ड हो रहा, मैं टाइम पूरा हो रहा है। मैं एक चीज बोल रहा था, जब है ना हम जातीय जनगणना वगैरह इन सारी चीजों की बात करते हैं ना, तो उसमें मतलब क्या कहते हैं, हम खाली सिर्फ जातीय जनगणना की बात उठाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा होने वाला है। क्योंकि ये बात सही है कि अगर हम नौकरियों के आंकड़े देखें तो वर्तमान समय में ये स्थिति है, भारत के अंदर सरकारी नौकरियां 3.5% है। 3% में से 1% नौकरियां हैं जिन पे मतलब क्या कहते हैं आरक्षण की लड़ाई है, बाकी वाली मतलब क्या कहते हैं साइड में डाल दो आप। तो 1% में अगर हम ओबीसी की या एसटी एससी की जो परसेंटेज निकालते हैं तो हम कहाँ पे बचते हैं। तो और ये भी धीरे धीरे मतलब इसमें भी रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। तो जब मतलब एक सही दिशा में हम लड़ाई नहीं लड़े तब तक मुझे नहीं लगता है कि जातीय जनगणना आज से कोई फायदा है। और जैसे आप सिर्फ राजनीतिक तौर पे मजबूती की ठीक है बात प्रकाश, करके, अब अपना टाइम ओवर हो रहा है, आप इसको आप हार्ड कॉपी में लिखना। आज की पोस्ट जो है ना, मैंने जो सवाल किया ना, ये लड़ाई तो हम लड़ चुके हैं, रिसोर्स की लड़ाई तो अपने आप में एबनॉर्मल है। जातीय जनगणना पे प्रश्न खड़ा जरूर करना, ताकि कितने लोग क्या कहते हैं, कि क्यों गिने, क्या गिन के ले लेंगे, कौन सी चीज हमें हाथ लग जाएगी, क्या हम कोई बहुत बड़ा एक तूफान खड़ा कर लेंगे, क्या सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए करते हैं। हाँ यो खुश होने के लिए बढ़िया है, हम ज्यादा है तो अब ठीक है तो क्या कर लो, ज्यादा है तो हो, तो उससे नहीं क्या फायदा होना, मैं क्या इसके नुकसान। साथ में ये बोल रहा था, जैसे है ना देखो, अगर हम मतलब क्या कहते हैं तरीके से देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है। जैसे मतलब हमने फाइनेंस वाली बात कही है, यहाँ तक कि मंडल कमीशन को अगर हम साथ में लेके चलते हैं, मंडल कमीशन की सिफारिशों को, और फिर जातीय जनगणना की बात करते हैं, तब तो वाकई नहीं, में फायदा होने वाला है। एक और एक अगर एक काम करना ना, एक काम करना प्रकाश, ये जो पिछड़े वर्ग है तो वित्त पोषण वाला ना, एनबीसी एफडीसी वाला, तो पोस्ट में ये डालना कि भाई ओबीसी के लिए ये खुला है, ओबीसी जहां ज्यादा रह रही है दे दो उनको, दे दो पैसा। कोरी बातें बेचने से तो दुनिया चलती नहीं ना। आप वार्षिक प्रतिशत तो इसको थोड़ा सा करके दो, एक पेज का आज शाम को बना करके और सोशल मीडिया पे लाना, ठीक है। और किसी ठीक साथी है, का कोई बात बात कहनी हो तो लंबा फिर कोई लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बनता। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल स्पेस में, सोमवार को इसी बात पर हम स्पेस करते हैं शाम को 7:22 से लेकर के, और उसमें कुछ स्पेस में अलग माइंड सेट के लोग जुड़ते हैं, हो सकता है, और अलग ज्ञानी जुड़े। क्यों कई बार क्या होता है टॉपिक चलता कहीं कहीं चलते चलते वो डिरेल होकर के किसी और
व्यवस्था में चल जाता है, तो स्पेस में कई बार और जगह चला जाता है, क्यों जो सब श्रोता और वक्ता होते हैं उसी लाइन पे फिर जवाब सवाल होते रहते हैं, लेकिन हमारा एक ज्ञान अच्छा बढ़ता है कि हम किस दिशा पे सोचते हैं और वहां पे पिन पॉइंटेड पहुंच जाते हैं। 7/22 पे कल सोमवार को हमारा जो ट्विटर पर स्पेस है सेम ही पॉइंट पे, क्योंकि अब हमने 2 ही सेशन शुरू कर दिए, एक ट्विटर पे स्पेस में लोग जुड़ जाएं और एक इसमें जुड़ जाए, इसमें हमारा कंट्रोल है। वहां पे बहुत सारी ऊंचे नीचे फफूंद कई कोई आता जाता रहता है, वो हमने खुला कर रखा है। मैं कहा आने दो, तो थोड़ा वहां हम वो भी रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ा वहां संयमित रखें, क्योंकि हम ज्यादा इतनी खेचतान वहां क्या ही है कि वो एक बार एक ब्राह्मण महोदय जुड़ गए थे, घंटे भर चुपचाप सुनते सुनते बाद में उन्होंने उपना तो ऐसा उपना जो गले की फांस हो लिए। तो ये सोशल मीडिया है, आनंद लें, हम भी लोगों तक बढ़ाएं, लोग वहां इकट्ठे हुए, हमने भी अपना ओबीसी पे कोई, क्यों वहां हमें तो बोलने नहीं देते, हम भीड़ ही बनते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो सभी को धन्यवाद, विशेष रूप से फूल कुमार जी आप जुड़ते रहे, कोई न कोई और साथियों को भी जोड़े, हाँ बाहर के लोग हम क्या कर रहे हैं इंडिया वाले, तो ज्यादा ठीक रहे हमारे लिए भी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।